लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। 5वीं क्लास में मैं आया था ना, तो मैं पैसों के बारे में सोचता था। 5वीं क्लास में पैसों के बारे में सोचता था। क्यों सोचता था? क्योंकि घर में जब भी कोई तनाव टेंशन होती थी तो पैसों की वजह से होती। माँ बाप के बीच में झगड़ा होता था ना, तो पैसों को लेकर होता था कि बजट बिगड़ गया। तो बचपन से दिमाग में फिट हो गया कि मुकेश कोठारी पैसा कमाना है, वो भी ढेर सारा कमाना है। और 6ठी क्लास में आते आते मैंने प्लानिंग की कि मुझे बिजनेस करना है। मैंने प्लानिंग क्यों की? बिजनेस करना। उस समय भी इतनी छोटी सी मेरे अंदर बुद्धि हुआ करती थी। मैं पूरे मोहल्ले को देखकर आया कि जो भी बिजनेसमैन थे उनके घर के आगे कार, मोटरसाइकिल या स्कूटर खड़ा होता था, और जो नौकरी वाले थे उनकी यहाँ पर लूना या साइकिल खड़ी होती थी। तो 6ठी क्लास में नौकरी करने की नहीं सोची, बिजनेस करने की सोची। अब मैं किसी बुजुर्ग आदमी से जाकर कहता कि मुझे बिजनेस करना है, पैसे दो, तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे। आपका भी मजाक उड़ाएंगे। जब इस बिजनेस को करने के लिए आप शुरुआत करेंगे शुरुआती रूप में, तो आपको भी लोग बाग अंडर एस्टिमेट करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। मुझे भी मजाक उड़ाते थे। मेरे को कहते थे बेटा अभी तू छोटा है, ये बाल अभी धूप में सफेद हुए हैं, मेरे पास बहुत अनुभव है, अभी तेरी एज कम है। कोई मुझे हाँ नहीं करता। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि यार मैं करूं तो क्या करूं। उसी समय एक चीज का आविष्कार हुआ। मैंने एक चीज को रियलाइज किया कि इस दुनिया में सबसे परम मित्र कोई है जो हमेशा आपका साथ देने वाला है, जो हमेशा आपके हाँ में हाँ मिलाने वाला है, वो है आपका दिमाग। क्योंकि आपके दिमाग का कोई दिमाग नहीं होता और आपका दिमाग किसी और का दिमाग में नहीं होता। यानी ये एक ही ऐसी चीज है जो आपके साथ जीवन के मरते दम तक आपके साथ रहेगी, वो है आपका दिमाग। ये दिमाग आपका परम मित्र है। इसे जो प्रश्न पूछोगे वो उत्तर देगा, और ये केवल वही बोलेगा जो आप कहो। एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। अकबर और बीरबल दोनों दरबार में बैठे थे और खाना खा रहे थे। अकबर खाना खा रहे थे और अकबर को बैंगन की सब्जी रखी गई। अकबर बैंगन की सब्जी को देखकर ही चिढ़ गया रानी के ऊपर। ये भी कोई सब्जी है? बेकार सी सब्जी, कोई सूरत नहीं, कोई टेस्ट नहीं। बता बीरबल सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो बीरबल ने कहा महाराज एकदम सही कह रहे हैं, नाम ही बैंगुन, यानी जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं है, और कलर तो इसका काला है, तो निश्चित रूप से बैंगन से खराब सब्जी तो वास्तव में राजा जी आप सही कह रहे हैं, पूरी पृथ्वी पर नहीं पाए। बात खत्म होगी। 3 महीने बाद राजा जी एक दिन फिर खाना खा रहे थे और रानी ने फिर बैंगन की सब्जी बनाई। अकबर ने बीरबल का टेस्ट लेते हुए धीरे से बोला, यार सब्जी तो बैंगन की है, बैंगन की सब्जी जैसा टेस्ट तो पूरी पृथ्वी पर किसी सब्जी का होता ही नहीं। बता बीरबल। बीरबल ने कहा सही कह रहे हैं महाराज, बैंगन तो सब्जियों का राजा है, तभी तो इसके ऊपर सर पर ताज है। मतलब अकबर को समझ में नहीं आया कि आदमी की जनसंख्या 3 महीने पहले मैं कह रहा था खराब है, तो ये कह रहा खराब है, और 3 महीने बाद मैंने कहा कि अच्छा है तो अच्छा कर। बीरबल तुम पागल जैसी बातें कर रहे हो, 3 महीने पहले तुम्हारे स्टेटमेंट कोई और थे और अभी कुछ और हैं। तो बीरबल ने जवाब दिया, राजा मैं गुलाम आपका हूं, बैंगन का नहीं। तो जो आपका गुलाम, तो ये दिमाग है नहीं आपका गुलाम, ये वही करता है जो आप कहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने बिजनेस किया, बिजनेस में आपको लॉस हो गया, लॉस होने से आप इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया हो गए, ठीक है। अब पैसे मांगने वाले खूब सारे लोग हैं। एक दिन आप सो रहे थे, सुबह उठे और एक घंटी रिंग बजी, टिंग टिंग। आपने धीरे से खिड़की से देखा तो लाला पैसा मांगने के लिए हाजिर था। आपको डर लगा और आपने परम मित्र अपने दिमाग से पूछा, अरे लाला पैसे मांगने आ गया, बचने के लिए क्या करूं? आपने क्या पूछा? बचने के लिए क्या करूं? तो दिमाग ने कहा भाग जा। क्योंकि दिमाग आपका गुलाम है, ये ऊपर अपना दिमाग नहीं लगाता, ये खुद का दिमाग नहीं रखता, ये वही करता है जो आप कहते हो। आपने कहा बचने के लिए क्या करूं? तो इसने कहा भाग जा। आपने कहा फर्स्ट फ्लोर पे हूं, कैसे भागूं? तो ये कहता खिड़की से भाग जा, बीवी की साड़ी पकड़ के भाग। ये आगे से आगे जवाब दे, क्योंकि ये अपना दिमाग में। अगर आपने इससे पूछा होता, मैं ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं सम्मान की जिंदगी भरी जीना चाहता हूं, व्हाइट कॉलर की जिंदगी जीना चाहता हूं, बता इसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? तो दिमाग ही तुम्हें राय देता। तो फिर डर मत, लोग तेरी इंसल्ट करेंगे, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तू आगे डट कर खड़ा हो जा और धीरे से जाकर माफी मांग और कहे कि मैं बेईमान नहीं हूं, मुझे तुम्हारा एक एक पैसा चुकाना है, मुझे कुछ समय चाहिए, मैं तुम्हारा एक एक पैसा चुका दूंगा।
एक ही परिस्थिति में ये दिमाग दो तरह से रिएक्ट करता है। जो इससे पूछोगे वो रिएक्ट करेगा। बचने के लिए पूछोगे, बचने के लिए रिएक्ट करेगा। और अगर आपने इसे पूछा कि मैं सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहता हूं, ये उसी तरह से करेगा। पुलिस वालों में बहुत दिमाग होता है जावेद साहब, सही कह रहा हूं कि कह रहा हूं? तो क्या चोर में कम होता है? हेलो, बोलिए मेरे को। पुलिस वालों में बहुत दिमाग होता है, मान लिया, तो क्या चोर में कम होता? नहीं, दिमाग दोनों में होता है। डायरेक्शन दिमाग का अलग अलग होता है। एक पढ़ाई लिखाई में डायरेक्शन देता है तो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है, और एक चोरी करने में अपने आप को डायरेक्शन देता है तो बड़ा डकैत बन जाता है। दोनों जगह दिमाग चाहिए, और ये दिमाग काम कब करता है? जो आप इसे कमांड देते हैं। तो मैंने अपने दिमाग को कमांड दिया, अरे कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, कोई पैसे नहीं दे रहा, क्या करूं? तो दिमाग ने कहा तेरे को तेरा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, मदद कोई करेगा नहीं, रोज चवन्नी अठन्नी मिलती है ना टॉफी खाने के लिए, इकट्ठा कर। मेरे दिमाग ने मुझे गाइड कर दिया। मैंने पैसे इकट्ठा करना चालू किया। उस समय 5 पैसे 10 पैसे मुझे मिला करते थे टॉफी खाने के लिए। मैंने बचत करना चालू कर दिया, पैसों को बचत करना चालू कर दिया। लोगों का मेरा उद्देश्य पता नहीं था, तो लोगों ने मेरी मजाक बनाना चालू कर दिया। आप भी जब आर्सन करना चालू करोगे, आपका उद्देश्य जब आपके पड़ोसी को पता नहीं है, तो वो भी आपकी मजाक उड़ाएगा। मेरी मजाक उड़ाने पता चल गया, और कुछ लोगों को पता चल गया कि मैं टॉफी नहीं खाता हूं, तो उन लोगों का जन्म मेरे लिए ही हुआ था। उनके पास और कोई काम नहीं था, वो मुझे परेशान करने के लिए ही पैदा हुए थे। मेरी क्लास में एक क्लासमेट थी, 6ठी क्लास में, जिसका नाम था ललिता राजपूत। उसका जन्म मुझे परेशान करने के लिए ही हुआ था। उसको पता चल गया कि मैं टॉफी नहीं खाता हूं, तो उसने पूरे क्लास में हंगामा मचा दिया कि मुकेश कोठारी कंजूस मक्खी चूस है, ये टॉफी नहीं खाता। लेकिन मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि मेरा इरादा बहुत बड़ा था। मुझे कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो उन लोगों ने अपने नए नए गियर बदलना चालू कर दिया मुझे परेशान करने के लिए। आपका पड़ोसी भी ऐसे ही गियर बदलेगा। 3 महीने में जब तुम कामयाब नहीं होगे, तो पड़ोसी तुम्हारे से हिसाब मांगेगा। बोल क्या हुआ तेरे आरसीएम का, हो गया कामयाब, आ गई का? वो भी तुम्हारे से हिसाब मांगेगा। ललिता राजपूत भी जब मैं परेशान नहीं होता था, तो मेरे को परेशान करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाती थी। मैं टॉफी नहीं खाता था, लॉलीपॉप नहीं खाता था, तो ललिता राजपूत अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में हमेशा एक लॉलीपॉप रखा करती थी। मेरे सामने जाते ही रेपर खोलकर मेरे सामने चाटती थी, और फिर रेपर लगा के वापस रख देती थी। एक टॉफी को मेरे लिए 1 महीना चलाती थी। भगवान कसम, अल्लाह कसम, इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था कि ललिता की बच्ची को बताऊंगा कि मेरे पास कितने पैसे हैं, इतनी बड़ी टॉफी लाकर इसको बताऊंगा। लेकिन जो ही मैं अपने टारगेट को याद करता था, मैं ललिता राजपूत को भूल जाता। ललिता राजपूत कहीं भाड़ में, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो मेरे टारगेट से मतलब है। 90% लोग जब अपना जीवन में टारगेट नहीं रखते, तो लोग अपने टारगेट के लिए उन्हें अपना टारगेट बना लेते। अभी जब कल हम आ गए थे यहां पर श्रीनगर में, और जावेद सर हमें कोई घुमाने के लिए उधर ले जा रहे थे, मुगल गार्डन, चश्मे शाही, ऐसी जगह ले जा रहे थे। तो कई 2-4 जगह काम चल रहा था, जेसीबी मशीन गड्ढा खोद रही। मैंने क्या देखा कि 50 आदमी तो केवल गड्ढा खोदते हुए देख रहे। जेसीबी मशीन अंदर जाती, वो पूरी गर्दन को अंदर ले जाती। जेसीबी मशीन जो ही बाहर आती, वो अपनी पूरी गर्दन को बाहर लाते। ऐसे 50 लोग कर रहे। पता वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो आज कोई टारगेट लेके निकले नहीं थे, तो जेसीबी मशीन ने टारगेट बना दिया। जब जीवन में हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता ना, तो लोग अपने लक्ष्य के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। हम नहीं रुक रहे थे, क्योंकि हमें गार्डन में जाना था, रात को बंद हो जाता है ना, टाइम निकल जाता, हमें होटल आना था। जिसका जो टारगेट था वो काम कर रहा था, और जिसका कोई टारगेट नहीं था वो जेसीबी को देखता। मेरा टारगेट मुझे याद था, ₹1.60, ₹1.60 इकट्ठा कर लिया 1 साल में। क्योंकि रोज पैसे नहीं मिलते थे, 7 दिन में 1 बार मिलते थे, वो भी 5 पैसे 10 पैसे। ₹1.60 इकट्ठा कर लिया।
क्या बिजनेस करूं, सोचा क्या बिजनेस करूं। देखिए जीवन में एक एक लाइन को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले मैंने दिमाग से पूछा और अब मैंने पूछा क्या बिजनेस करूं। 90% लोग बिजनेस में फेल इसलिए नहीं होते कि किस्मत खराब है या दिमाग खराब है या पैसे नहीं है या गलत डिसीजन ले लिया। 90% लोग गलत बिजनेस के सिलेक्शन के लिए फेल होते हैं। बिजनेस का सिलेक्शन कब करना होता है? अपने समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार। अपना टाइम, अपनी जगह और अपनी परिस्थिति के हिसाब से आपको बिजनेस का चयन करना होगा। अगर आप कश्मीर में बिजनेस करते हो तो कश्मीर में क्या क्या बिजनेस हो सकते हैं उसी के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। परिस्थितियां क्या है यहां की कि 6 महीने बर्फ गिरती है तो यहां की परिस्थिति के हिसाब से आपको निर्णय लेना पड़ेगा। कभी आपने सुना है कि मर्सिडीज का शोरूम सब्जी मंडी में लग गया? नहीं, वो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें पता है कि हमारे ग्राहक कौन होते हैं, उनको पता है कि हमारे ग्राहक सारे करोड़पति होते हैं और ये करोड़पति की बीवियां तो सब्जी मंडी जाती ही नहीं, वो तो उसके नौकर जाते हैं। इसलिए वो शहर के सबसे चौड़े रोड पर सबसे महंगी जगह पर अपना शोरूम खोलते हैं, सारी सुख सुविधाओं के साथ। आपका दिमाग बहुत अच्छा है तो आपका कारोबार चल जाएगा, इस गलतफहमी में मत रहना। 90% लोग इसी गलतफहमी में रहते हैं। भीलवाड़ा में एक समोसे वाला है, एक कारीगर है, समोसा बनाता है, बहुत अच्छा कुक है। इसके समोसे इतने जोरदार है कि जिसके मालिक के यहां पर काम करता है वो अरबपति बन गया, 200 करोड़ रुपए का मालिक। एक कलाकार की वजह से समोसे, उसकी सैलरी कितनी? 25,000। इतना बेहतरीन समोसा बनाता कि प्रधानमंत्री भी अगर भीलवाड़ा आ गया तो वो समोसा खाता। एक दिन समोसे बनाने वाले को गलतफहमी हो गई। उसने क्या बोला, किसने भड़का दिया उसको, अरे भाई तेरा जो समोसा बिकता है ये अरबपति तेरी वजह से बना है, तो तेरा समोसा तू खुद क्यों नहीं बेचता? एक दिन उसने खुद बेचने की कोशिश की और खुद का समोसा बेचना चालू कर दिया। उसने नौकरी छोड़, लेकिन जब से उसने समोसा बनाना चालू किया उसका समोसा बिकना ही बंद हो गया। ये चीज आपको समझ में आए या ना आए, मैं जो समझाना चाहता हूं आपको बहुत गहराई से इसे समझना पड़ेगा। पहले भी वो समोसा बनाता था तो खुलकर बिकता था, लेकिन अब वो समोसा बनाता तो कोई बिकता नहीं, क्योंकि समोसे बेचना उसे नहीं आता, समोसे बनाना आता है। बेचना अलग चीज है और बनाना अलग चीज है। समोसे क्यों नहीं बिके पता है? क्योंकि उसने समोसे की दुकान खोली शमशान की गेट पर, और वो भी खोलता था रात को 8 बजे, जब कुत्तों की आवाज आती थी। अब कोई उस समय समोसा खाए? तुम कितने भी अच्छे समोसे बना लो, उस समय समोसा नहीं बिके। मैंने डिसीजन लिया क्या करूं मैं बिजनेस का। तो मैंने देखा कि मेरे सारे दोस्त है ना, वो 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे और मेरे फ्यूचरिस्टिक कस्टमर भी यही थे। इन्हीं कस्टमर के आधार पर मुझे डिसीजन लेना था। तो मैंने डिसीजन लिया मैं पतंग की यानी काइट की दुकान खोलूंगा, क्योंकि सारे दोस्त मेरे पतंग उड़ाते थे। पतंग के होलसेल मार्केट गया तो उसने मना कर दिया, 1 रुपए 60 पैसे में पतंग नहीं देंगे, होलसेल में कम से कम 3 रुपए चाहिए। तो मैं अपने बड़े भाई के पास गया, बड़े भाई को कहा कि तेरे पास भी 1 रुपया 60 पैसा है, उधार दे दे। प्रश्न ये नहीं कि उसने दिया कि नहीं दिया, प्रश्न ये है कि मेरा तो टारगेट था इसलिए मैंने इकट्ठे किए, मेरे भाई का तो कोई टारगेट नहीं था, फिर उसने इकट्ठे क्यों किए? आंसर है संगत का असर होता है, कंपनी का असर होता है। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप गुंडे मवाली बदमाशों के साथ रहोगे तो वैसा ही दिमाग चलेगा, अगर तुम बड़े बिजनेसमैनों के साथ रहोगे तो वैसा ही दिमाग चलेगा। कामयाब कोई इसलिए नहीं होता कि दिमाग कम ज्यादा होता है, दिमाग तो झोपड़पट्टी में भी पैदा हो सकता है, लेकिन झोपड़पट्टी में जो बच्चा पैदा होता है ना उसको माहौल नहीं मिलता। झोपड़पट्टी के जो आसपास के बच्चे ना वो बड़ा नहीं सोचते, वो बड़ा सोचकर केले के होलसेल कारोबार के बारे में सोचते हैं। लेकिन जिसका दिमाग कम होता है, लेकिन अगर वो किसी देहरादून की बड़ी इंडस्ट्री या बड़ी स्कूल में पढ़ा हुआ है तो वहां पर जो बच्चे हैं ना बड़ा सोच रहे होते हैं। क्या सोच रहे होते हैं? नया सॉफ्टवेयर बनाना है, चंद्रमा पर जाना है, तो दिमाग ही बड़ा करना चालू कर देता है। लेकिन जब हमारा दिमाग कहीं ज्यादा हो लेकिन हमें माहौल अच्छा नहीं मिले तो हम अच्छा नहीं सोच पाते। मेरे बड़े भाई ने पैसे इकट्ठे इसलिए किए क्योंकि उसे डर लगा कि अमीर तो छोटू बन जाएगा, और वो मेरे कंपटीशन में आकर पैसा इकट्ठा करना चालू कर दिया। अगर जीवन में कामयाब होना चाहते हो तो सही संगत कर लो। मुकेश कोठारी का कामयाब हुआ ना तो बीसी छाड़ा जी की गाड़ी के पीछे बैठ गया, 1 महीने तक उतरा नहीं, 1 महीने तक।
जैसा वो करते थे वैसा मैं करता था, जैसा वो कहते थे वैसा करता था, और उनकी बात को बहुत बारीकी से गहन अंतराल से मैं सुनता। उसका नतीजा है कि उनके गुण मेरे अंदर आ गए। कॉपी करना चालू किया उनको। 3 रुपए 20 पैसे से मैंने पतंग की दुकान लगाई, और आपको आश्चर्य होगा कि 3 महीने में डबल कर दिए पैसे। उस जमाने में 6ठी क्लास में 3 महीने। वहां से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी चालू हुई, जो फिर कभी रुकी ही। अब मैं हर चीज में बिजनेस तलाशता था। होली आती थी, लोग गुलाल लगाने की तैयारी करते थे, मैं गुलाल की दुकान खोलता। दिवाली पर लोग पटाखे चलाने की तैयारी करते थे, मैं पटाखों की दुकान खोलता था। राखी पर लोग राखी बंधवाने की तैयारी करते थे, मैं राखी की दुकान खोलता। मेरा बिजनेस चलने लगा, लेकिन मुझे फुल टाइम बिजनेस करना था। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं फुल टाइम बिजनेस क्या करूं। तो मैंने क्या देखा कि मेरे सारे दोस्त गोली खेलते हैं, कंचे खेलते हैं। आपकी कश्मीर में वो खेलते थे कि नहीं खेलते थे मुझे पता नहीं, ऐसे कांच का गोला होता है, उसको कंचा बोलते हैं, गोली खेलते। मेरे सारे दोस्त मैदान में गोली खेलते थे, तो मैंने क्या किया, खेलने की तैयारी नहीं की, गोली का बिजनेस करने की तैयारी की। और मैं मैदान में जाकर गोली बेचता था। और मजे की बात है, हारने वाला रोता था, जीतने वाला हंसता था, लेकिन दोनों हंसने रोने से हमारे प्रॉफिट पे कोई असर पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि हर व्यक्ति को हमारे से ही खरीदना था। हमने ऐसे बिजनेस करना चालू किया। और जब मैं 10वीं क्लास में आया था, तो मेरे टीचर से ज्यादा मेरी इनकम थी। 10th स्टैंडर्ड में मेरे टीचर से मेरी ज्यादा। मेरे पास टीवीएस चैंप मोपेड हुआ करती थी, और मेरे टीचर के पास लूना हुआ करती थी। दोनों ही स्कूल के अंदर एक साथ जाते थे। 11वीं 12वीं क्लास में आते आते हमें एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हाथ लगी। हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। दिमाग खूब चलता था, लेकिन अब ये समझ नहीं थी कि कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन सा खराब। एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी थी हिंदुस्तान में उस समय। सरकार ना महीने के 2 सिलेंडर देती थी एक फैमिली को। मैं एक दिन सिलेंडर को रिफिल करवाने गया, तो मैंने एक नजारा देखा। एक व्यक्ति वहां पर आया, उसने कहा भाई साहब मुझे सिलेंडर चाहिए, मेरा नंबर नहीं आया। उसने कहा नंबर नहीं आया है तो फिर नहीं मिलेगा। उसने कहा नहीं, घर में शादी है, जरूरत है, आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। 106 रुपए का सिलेंडर होता था, और वो 200 रुपए एक्स्ट्रा ऑफर कर गया। और 200 रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद उस सिलेंडर के कीपर ने उन्हें सिलेंडर दे दिया। उसी समय मैंने डिसीजन लिया, बिजनेस को ऐसा ही करना है जिसमें 200% मार्जिन, यानी सिलेंडर को ब्रेक करने का बिजनेस चालू कर दूंगा। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैंने दिमाग लगाना चालू किया, ये सिलेंडर कहां से मिलेंगे। ये दिमाग आपका परम मित्र है। मैंने इसी से पूछा, ये सिलेंडर मिलेंगे कहां, तेरे पास तो एजेंसी नहीं है। तो इसने दिमाग लगा के कहा कि भाई कुछ लोगों की छोटी फैमिली है, सरकार उन्हें 2 देती है, लेकिन इस्तेमाल एक ही होता है, तुम्हें केवल उसकी लिस्ट बनानी। मैंने मोहल्ले में छोटी फैमिली के नाम लिख लिए, और उनकी घर घर पर जाके प्लान समझाना चालू किया कि भाई साहब सरकार तुम्हें महीने के कितने सिलेंडर देती है, 2, इस्तेमाल कितना होता है, एक का क्या करते हो, कुछ नहीं करते, यही तो गलती कर रहे हो, एक सरकार से लेकर मुझे दे दो, 50 रुपए एक्स्ट्रा दे। उसका नतीजा था कि मेरे पास लिस्ट तैयार हो गई। अब मैं कच्चे की दुकान पर नहीं जाता था, रोज सिलेंडर के यहां पर जाकर खड़ा हो जाता था। वहां पर कोई भी आदमी ब्लैक में सिलेंडर लेने आता, ब्लैक वाला जो ही उससे 200 रुपए मांगता, मैं उसकी शर्ट खींच कर कहता 150 में चाहिए, और मेरे सिलेंडर बिकने लगे। एक सिलेंडर पर 100 रुपए का मार्जिन। उस जमाने में जब मैं 11th-12th में था, 2-2 हजार रुपए, 2,500 रुपए महीने के कमाता था। जब एक टीचर की बेसिक सैलरी 998, उस समय में 2,200 रुपए कमाता था। सब कुछ जीवन में ठीक था, पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कि ये ग्रेडिंग और पढ़ाई लिखाई का सिस्टम क्या है। हालांकि अब समझ में आ गया, बहुत साइंटिफिक है, लेकिन मुझे उस समय समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे मैथमेटिक्स के टीचर से मैं सबसे ज्यादा नफरत किया करता था। मैथमेटिक्स के टीचर को ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज्यादा प्यार। वो बार-बार क्लास में ट्रिग्नोमेट्री खोलता था, sin थीटा = cos थीटा। मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी। साला मैं 2200 रुपए तक पहुंच गया, अभी तक एक भी थीटा काम नहीं आया, और ये बार-बार कहता sin थीटा cos थीटा। हालांकि अभी समझ में आ गया, लेकिन उस समय समझ में नहीं आया। पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी। स्कूल के जितने भी गुंडे मवाली बदमाश जो 3-3 साल से लगातार फेल हो रहे हैं, सब हमारे जिगरी यार हुआ करते थे, क्योंकि सबके खाने पीने का इंतजाम हम किया करते थे। हमारा वजन मात्र 48 किलो था, 48 kg, और 70 किलो के बड़े बड़े जवान जो 3-3 साल से एक ही क्लास में फेल हो रहे हैं, सब हमारे जिगरी यार हुआ करते थे और हमारे पीछे चला करते थे।
हम 48 किलो के सिगड़ी पहलवान आगे की तरफ चलते थे और वो 70 किलो के सब लोग पीछे चलते थे, और 70 किलो के बड़े पहलवान बार बार अपनी परफॉर्मेंस बताते थे, क्योंकि उसी के आधार पर उनका खाना निर्धारित हुआ करता था। सब लोग अपनी अपनी परफॉर्मेंस बताने के लिए बार बार आगे आते और मेरे से कहते, मुकेश जी आप हुक्म करो क्या करना है। हुक्म करो, ये पैसों में कितनी ताकत है तुम्हें पता ही नहीं है। आदमी को चड्डी पहलवान से कितना बड़ा पहलवान बना देती है तुम्हें पता नहीं है। ये पैसे में इतनी बड़ी ताकत होती है भाई साहब। पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी। सारे बच्चे इसलिए पढ़ते थे कि उनके पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना था। हम इसलिए पढ़ते थे कि हमें पढ़ लिख कर पिताजी से छुटकारा चाहता था, क्योंकि पिताजी हमें जबरदस्ती पढ़ा रहे थे। हमारी पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी। पिताजी ने क्लियर कट कह दिया, डिफेंस के आदमी थे, क्रिकेट और फुटबॉल के शौकीन थे। बात बात पर उनको गुस्सा आता था। स्क्वायर कट और किक तो कभी भी लग सकती थी, 10 फीट दूर से निकलना पड़ता था हमें। पिताजी ने क्लियर कट दिया कि बेटा घर में रहना है तो मिनिमम ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। सारे बच्चे पढ़ने के लिए पढ़ रहे थे, हम पढ़ने छोड़ने के लिए पढ़ रहे थे। दोनों का लक्ष्य ही अलग था। हम जैसे तैसे पास होना चाहते थे और हर साल पास होते थे। पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी, फिर भी पास होते थे, क्योंकि हमें कॉपी करने में बचपन से खिलाड़ी हैं। हमें ये क्लियर है कि जब पड़ोसी पढ़ रहा है तो हमें पढ़ने की जरूरत ही क्या है। हमें क्लियर है कि अगर पहिए का आविष्कार हो गया है तो तुम बार बार करके कर क्या लोगे, तुम उससे आगे सोचो, उससे आगे बढ़ो। और यही कारण मुकेश कोठारी जो 10th क्लास में 3rd डिवीजन बाय ग्रेस पैदा हुआ, इस बिजनेस में टॉप का लीडर बन गया और टॉप की इनकम आने लगी। कारण क्या था उसका, मैं बहुत डिटेल से बताना चाहता हूं। मेरी 4 अपलाइन है जावेद जी, आप जानते हैं। द फर्स्ट इज केसी छाबड़ा जी, सेकंड इज बीसी छाबड़ा जी, थर्ड इज बेरुदान कारवा सर एंड फोर्थ इज प्रहलाद राय सर। ये मेरी 4 ग्रेट अपलाइन। केसी छाबड़ा जी से हमने सीखा एविडेंस के साथ बात करना। उन्होंने कहा कभी हवा में बात मत करो, जब भी कोई बात करो तो एविडेंस साथ में होना चाहिए, आंकड़े साथ होने चाहिए। बीसी छाबड़ा जी से बात करने की कला और लोगों को हैंडल करने की कला को समझा। प्रहलाद राय सर ने बताया रिलेशनशिप इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सेल। अगर सेल में माहिर बनना चाहते हो तो बेचने में माहिर मत बनो, रिलेशनशिप में माहिर बनो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे रिलेशन टॉप के हो गए, सेल तुम्हारी चिंटी मूली का काम हो जाए। प्रहलाद राय सर ने हमें कैलकुलेशन समझाई, रॉयल्टी कैसे निकलती है, 4 लेगो से टेक्निकल कैसे आता है, डायमंड पिन पर कैसे इनकम आती है, यह प्रहलाद राय सर ने समझाया। और हमने चारों से सीखकर कमीशन में चारों से आगे निकल गए, क्योंकि वो अपने दिमाग से काम कर रहे थे और हम चारों के दिमाग से काम। किसी से भी सीखो, सीखने के लिए किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं। 90% लोग जीवन में अपने दिमाग को संकुचित क्यों करते हैं, क्योंकि किसी वो एक चीज को फॉलो करना चालू कर देते। और दुनिया में एक परिपूर्ण कभी भी नहीं हो सकता। आपके कितने भी बड़े गुरु हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी कोई माइनस पॉइंट ना हो। मैं किसी भी समाज से रहता हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मेरे समाज में कोई माइनस पॉइंट नहीं हो सकता। अच्छाई 1000 में से 999 होगी, लेकिन एक बुराई जरूर हो। हमें किसी एक चीज को फॉलो ही नहीं करना। क्या करना है हमें सबको फॉलो करना। हमें एक ही निगाह से देखना है और देखना है कि इस व्यक्ति से मैं सीख क्या सकता हूं। और सीखना चाहो ना तो कहीं से भी सीखा जा सकता है। मेरी अपलाइन कहती है कि सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है कि इतनी नहीं पीनी चाहिए। हेलो, तो शराबी को भी गुरु बनाया जा सकता है, शराबी को भी सल्यूट किया जा सकता है, क्योंकि उसने डेमोन्स्ट्रेशन देकर बता दिया कि तू पिएगा तो तेरा भी यही हाल है। सीखने के लिए दिमाग खुला रहना जरूरी है। हमें कॉमन सेंस के साथ कौन सी बात लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है, अगर ये कॉमन सेंस आपके अंदर आ गया तो आप हर जगह से सीखोगे, हर जगह से हर व्यक्ति तुम्हें सिखा कर जाएगा। जैसे तैसे स्कूल के बाद कॉलेजिंग हुई,
पिताजी अब मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर डालने लगे। पिताजी मुझे कहने लगे, सब भाई बहनों की शादी हो गई, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, अब तुम कुछ करते नहीं तो शादी वाले को क्या बोलेंगे, लड़की वाले आएंगे तो क्या बोलेंगे, गैस के सिलेंडर ब्लैक करता है, ये तो इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसलिए सब फालतू के काम छोड़ो और नौकरी चालू करो। एक आदमी जो स्टेबल था वो समाज के डर के नाम से केवल उसे हिलाया जा रहा था। पिताजी ने कहा घर में रहना है तो नौकरी करनी है। दोस्त के पिताजी की मदद से मुझे एक प्राइवेट नौकरी मिल गई। इंटरव्यू देने गया तो सारे लोगों ने डरा दिया, 10 वैकेंसी है, आदमी 100 आए हैं, वहां पर किसी को बोल मत देना कितनी सैलरी दोगे, नहीं तुझे नौकरी में रखेंगे नहीं। तो मैंने सैलरी पूछी नहीं, मेरी नौकरी लग गई। 1 महीना जमकर काम किया, इतना जमकर काम किया कि मेरा बॉस बहुत खुश हुआ। उसने मुझे केबिन में बुलाया और कहा, शाबाश, वेरी गुड, बहुत आगे जाएगा बच्चा। जितने भी फ्रेशर बीकॉम आते हैं उनको हम 700 रुपए सैलरी देते हैं, तुम्हें 750 देंगे, 750 देंगे। मैं 2200 रुपए पार्ट टाइम कमाता था और ये पूरे 12 घंटे के मुझे 750 देगा। मुझे हंसी आई, इतनी हंसी आई कि मैंने घर बाहर आते ही गाना गाया, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद कसम खा ली। लेकिन जो ही गाना खत्म हुआ एकदम पिताजी की शक्ल याद आई कि पिताजी को कैसे समझाएंगे। दिमाग से पूछा कैसे समझाएंगे, ये दिमाग परम मित्र है। इसने कहा सिंपल सी बात है, पिताजी को कोई नहीं समझा सकता, पिताजी को केवल तेरी मां समझा सकती है, क्योंकि मां के आगे पिताजी की कुछ चलती ही नहीं। दिमाग में आइडिया आया, दिमाग ने कहा कि मां को समझा ले, पिताजी अपने आप समझ जाएंगे। तो मां तो इमोशन की मूर्त होती है, पूरी पृथ्वी पर मां की कैरेक्टर को किसी से तुलना नहीं की जा सकती। मां है यार, मां का आसपास भी कोई पेता है ही नहीं। मां ना, बच्चा नाटक कर रहा होता ना, तब मां को पता होता है ये नाटक कर रहा है, फिर भी उसके नाटक में बच्चे का साथ देती है। मां इसलिए वो मूर्त है जिसका कोई कंपैरिजन संभव नहीं। मैंने कहा मां को इमोशनल करना पड़ेगा, तो मैंने इमोशनल करने के लिए तैयारी की। मैं हमेशा हर काम को तैयारी के साथ करता हूं। मैंने क्या किया, सबसे पहले जाकर आईने के सामने गया और अपने बाल को थोड़ा बिखेरा ताकि लगे कि मैं परेशान हूं। फिर पानी लिया, आंखों पे मारा ताकि लगे कि आंसू आ रहे हैं। फिर मैंने 2-3 तरीके से शक्ल बिगाड़ कर देखा कि कैसी ठीक लगेगी। मैंने पूरी तैयारी की और मां के सामने गया और मां के सामने नाटक करने लगा। मां, बहुत परेशान हूं मां। मां ने कहा क्या हुआ बेटा? मां, मुझे बॉस है ना, मेरा बॉस मुझे 750 रुपए का समझता है। मां, क्या मैं तुझे 750 का दिखता हूं मां? मां ने गुस्से में कहा, कौन कहता है कि तू 750 का है? तू मेरे लिए करोड़ों का है। मैंने कहा मां, मैं करोड़ों का हूं ये तू जानती है, मैं जानता हूं, बाप को नहीं जानता। तो मां ने कहा आने दे, बापू को संभाल लेंगे उसको, मेरा काम हो चुका है। क्योंकि मां मेरे लिए पूरी तरह सेनापति की तैयार थी। मैंने कहा अब जो ही पिताजी आएंगे मैं मां को छेड़ दूंगा, मां फिर पिताजी को निपट लेगी। मैंने कहा पिताजी आ रहे कि नहीं आ रहे? मैंने मुड़कर देखा तो पिताजी तो पहले ही पीछे ही खड़े थे। मेरी पूरी की पूरी प्लानिंग ही फेल हो गई। मुझे नौकरी को कंटिन्यू करना पड़ा और जब मैं नौकरी को कंटिन्यू करने लगा तो वहां पर भी हटकर काम करता। सारे बच्चे काम जल्दी खत्म करके चाय की केबिन पर जाकर चाय पीते थे और मैं काम जल्दी खत्म करके बॉस की केबिन में जाता था। सारे बच्चे कहते थे उल्लू का पट्टा है, जल्दी काम खत्म हो गया तो बॉस की केबिन में क्यों जा रहा है, वो और काम बता देगा। मैंने कहा बेवकूफो, मैं बॉस की केबिन में काम लेने नहीं जा रहा, मैं बॉस की केबिन में इसलिए जाता हूं ताकि मैं पता कर पाऊं कि मेरा बॉस कैसे बन गया, ये करता क्या है कि मेरा बॉस है। मैं बॉस के काम को सीखता था। 3-4 महीने में जो भी मेरा बॉस बनता था मैं उसको पंगु बना देता था, क्योंकि उसके काम मैं ले लेता था, बॉस को खुश कर देता था। मेरे इंक्रीमेंट करने लगे। आपको आश्चर्य होगा कि 8 साल में पूरी कंपनी का डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर बन गया और 8 साल बाद मेरी सैलरी हो गई 13,000 बेसिक। जब डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बेसिक सैलरी 9,998 होती थी तब मैं 13,000 रुपए कमा। लेकिन 13,000 से भी मैं संतुष्ट नहीं था। पूरे दिन भर दिमाग से पूछता रहता था क्या तू 13,000 के लिए पैदा हुआ है? तो दिमाग कहता नहीं, तुझे बड़ा करना है। क्या करूं? तो कंपनी मुझे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई भेजती थी। सारे लोग रात की 8 बजते ही
मेरे जो सेल्समैन साथी थे ना, रात को 8 बजे सब ना सारे कंपनी के सेल्समैन मिलकर ढक्कन खोलकर पार्टी करते थे। किस चीज का ढक्कन खोलते हैं समझाओ कि समझ गए? आई लव यू, बहुत अच्छे। सब रात को ढक्कन खोलकर पार्टी करते थे। हम उस जमाने में भी ढक्कन नहीं खोलते थे। हम क्या सिटी को घूमते थे, 50-100 रुपए एक्सप्लोर पे खर्च करते थे। हम सिटी में घूमते थे, कलकत्ता जाते थे तो कलकत्ता में घूमते थे और पता लगाते थे कि कलकत्ता में ऐसा क्या मिलता है जो मेरे भीलवाड़ा में नहीं मिलता। मैं भीलवाड़ा में कलकत्ता से उठाकर ले जाऊंगा और बेच दूंगा, 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 इसको बेच दूंगा, उसको बेच दूंगा, सबको बेच दूंगा, बेच दूंगा। इस जीवन में आलीशान जिंदगी चाहते हो और इस जीवन में टॉप के नायक बनना चाहते हो तो बेचना सीख जाओ। बेचने का मतलब केवल सामान से नहीं है, बेचने का मतलब फ्यूचरिस्टिक वादों से है, बेचने का मतलब सर्विसेज से है, बेचने का मतलब सेल से है। ये नेता लोग वादे ही करते सेल कर लेते हैं, वो भी सेल करते हैं। भाइयों और बहनों, तुमने मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया, मैंने गुजरात में रोडे बना दी, बंदरगाह बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए। तुम मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दोगे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और तुम वोट देकर आ गए। ये सेल ही है। आइडियोलॉजी को जब हम ट्रांसफर कर देते हैं तो सेल कंप्लीट हो जाता है। और जिन दिन सेल करना सीख गए, दुनिया में किसी भी जगह पर तुम्हें नीचे नहीं रहने दिया जाएगा। चाहे राजनीति में हो तुम्हें टॉप पे ले जाया जाएगा, चाहे तुम सर्विस सेक्टर में हो तुम्हें टॉप पे ले जाया जाएगा, चाहे तुम बिजनेस में हो तुम टॉप पर जाओगे, क्योंकि तुम्हें सेल करना। मुकेश अंबानी आज भी जब रात को सोता है ना तो सोचता है अब क्या बेचूं, आटा बेच दिया, दाल बेच दिया, धनिया बेच दिया, पालक बेच दिया, अब क्या सोचता है अब क्या बेचूं। और तुम क्या सोचते हो, मैं क्यों बेचूं। बस यही था। 95% लोग कहते हैं मैं क्यों बेचूं, 5% कहते हैं अब क्या बेचूं। ये अब क्या बेचूं ना टॉप पर ले जाता है। बेचने से प्यार करना पड़ेगा अगर आलीशान जिंदगी को जीना चाहते हो। दुनिया में एक आदमी का नाम बताओ जो बिना बेचे किसी भी क्षेत्र के टॉप पर पहुंच गया हो। असंभव। बेचना मैन कला है किसी भी जगह पर टॉप पर जाने की। बेचना तो सीखना पड़ेगा। मैं क्या करता था, 3000 का सीडी प्लेयर, चाइना का सीडी प्लेयर कलकत्ता में मिलता था, 3000 का वहां से आता था, 4000 का भिलोड़ा में बेच देता था। 200 रुपए की हेनरी की शर्ट मिलती थी, 100 शर्ट लाता था, 300 रुपए में भिलोड़ा में बेच देता था। और आपको आश्चर्य होगा, उस जमाने में 12-13 हजार पर मंथ एक्स्ट्रा कमा लेता था। 13,000 सैलरी, 13,000 एक्स्ट्रा इनकम। हमारा जो जीएम था, जनरल मैनेजर मार्केटिंग, उसकी सैलरी जब 17,000 थी ना, तब मैं 26,000 पे खत्म था। जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे इस बिजनेस में आने के लिए, सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा था। बीवी खुश थी, बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे थे, माँ बाप भी खुश थे, अच्छा बच्चा काम कर रहा है, मंदिर मस्जिद में भी हम चंदा दे देते थे, सब लोग खुश थे। जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे। लेकिन घटना घटी। इस बात को मानते हो नहीं मानते हो कि अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी पृथ्वी से हिल नहीं सकता। मानते नहीं मानते? भगवान अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी पृथ्वी से हिल ही नहीं सकता। इस बात को मानते हो ना, तो फिर आज यहां पर भी आप किसी न किसी की मर्जी से आए। लाने का माध्यम कोई और हो सकता है, आए चाहे जबरदस्ती हो सकते हैं। कुछ लोगों की शक्लें बता रही है कि किडनैप करके लाया गया, लेकिन आए हैं और बिना मर्जी के तो आ नहीं सकते। कोई न कोई ऐसी परिस्थितियां बनी होगी कि 10 दिन से लगातार मना कर रहे होंगे, लेकिन आज आप मना नहीं कर पाएंगे। ये गॉड प्लानिंग है, ये अल्लाह ताला भगवान की प्लानिंग है। ये प्लानिंग करके बुलाता है किसी चीज। कभी कभी हम उसकी प्लानिंग को भी नकारते हैं और वहीं से हमारा माइनस पॉइंट चालू होता है। मेरे साथ घटना घटी, अगस्त 2000 की बात है, शनिवार का दिन, सैटरडे। मैं बहुत प्रसन्न। शनिवार के दिन सारे कर्मचारी बहुत खुश होते हैं। पता क्यों? बोलो। अच्छा, कितने जिंदा बचे हैं अभी तक? सभी मिल रहे हैं? बोलो यार, कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा। शनिवार के दिन बड़ा खुश था। शनिवार, अगले दिन संडे, कोई बॉस नहीं होगा, बड़े खुश थे। लंच कर रहे थे, लंच करते करते बॉस मेरे पास आया। उन्होंने कहा, मैं एकदम खड़ा होने लगा, उसने कहा रुक रुक, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू, बस एक काम कहने आया हूं।
सुबह 10 बजे मेरे घर पर आना, एक अर्जेंट डिस्कस करना संडे के लिए। मुझे बहुत गुस्सा आया, खाना खाने की इच्छा ही खत्म। मैंने कहा संडे को क्यों बुलाना है? मैंने कहा आज काम ज्यादा करना है तो कर रहे, संडे क्यों खराब करना है? संडे 7 दिन में एक बार आता और ये कह रहा कि आ जाना। मैंने कहा सर कोई काम हो तो आज ही बता दो। नहीं नहीं, संडे मतलब संडे, कल ही आना। गुस्सा तो आया लेकिन कड़वी घूट पी गया, क्योंकि कंपनी, प्राइवेट कंपनी में बॉस ही मालिक है, उसके पास बहुत पावर होते हैं। मैंने बॉस के आगे कुछ नहीं बोला, मैंने गर्दन झुकाई, मैंने कहा ओके सर, मैं सुबह 10 बजे आ जाऊंगा। सुबह 10 बजे और मैं आकर बैठ गया। मजबूरी थी ना, आप में से कोई इनवाइट करता तो जाता ही नहीं, लेकिन भगवान ने, अल्लाह ताला ने किसको भेजा? बॉस को। उसने कहा जा बेटा इसको लेकर आ, और उसने पैतरा चलाया, उसने कहा आना है मतलब आना है। मजबूरी होगी ना, आज भी यहाँ पर कुछ लोगों की मजबूरी होगी आना है। कुछ लोग संडे की वजह से आए होंगे, कुछ लोग दूर का रिश्तेदार आ गया इसलिए आ गए होंगे, कुछ लोग नजदीकी दोस्त की वजह से आ गए होंगे, कुछ लोग उल्टी पुल्टी बातें करके बहाना बना के आए होंगे कि चल श्रीनगर में चलते हैं, दावत दिलाऊंगा तेरे को। अलग अलग बातें कहकर आप लेकर आ गए होंगे, लेकिन ये घोर प्लानिंग है। मैं आकर बैठ गया पहली सीट पर। आते ही एक आदमी आया, गर्मी में, राजस्थान में अगस्त का महीना, टेम्परेचर 48 डिग्री, और उस आदमी ने नॉन एसी हॉल में सूट पहन रखा। मैं बड़ा कंफ्यूज। मैंने कहा ये कौन से प्रदेश का आदमी है जिसको गर्मी में भी सर्दी लगती है और इसने सूट क्यों पहना हुआ? ये सब नजारे में जीवन में पहली बार देखा। फिर मेरे को कुछ पता नहीं चला। मैंने दिमाग से कहा क्यों पहन रखा है? उसने कहा तू कपड़े देखने आया कि ये बात सुनने आया? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो बात सुनने आया। भाड़ में ले कपड़े, हमें क्या लेना देना है? ये पजामा पहने की कपड़े हमें क्या लेना? हम चुपचाप बैठे। तभी दूसरा कार्टून आया, उसने भी सूट पहन रखा। आते ही कहता भाई और बहनों, ये जोश का बिजनेस है। मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा लो, अब जोश भी बिकेगा। जोश का बिजनेस है तो जोश को पैकिंग कैसे करेंगे? कितने ग्राम जोश है, तोलेंगे कैसे जोश को, और कैसे इसका हिसाब किताब होगा कि कितना जोश किसको दिया है? ये समझ नहीं पा रहे हम कुछ भी, बहुत ज्यादा कंफ्यूज। फिर तीसरा कार्टून आया। तीसरा कार्टून ने कहा ये जोश का बिजनेस है इसलिए बजाओ ताली। और बाप रे, एक लाइन भी नहीं बताई कि बता क्या रहे हैं और कह रहे ताली बजाओ। मैं कोई ताली बजाने के लिए पैदा हूं? मैंने ताली नहीं बजाई। यहां पर भी जो लोग ताली नहीं बजा रहे हैं मेरे सगे भाई। बिल्कुल, तुम भी वहीं पर जाओगे जहां पर मैं गया, क्योंकि ताली बजाने से भी दो ताली। देखो मैंने ताली नहीं बजाई, फिर भी यहां पर आ गए। फिर चौथा कार्टून आया। चौथे कार्टून ने बोला भाई और बहनों, मैं अब आपके सामने बुला रहा हूं सबसे लास्ट में दुनिया के सबसे बड़े कार्टून को। यहां सबसे लास्ट में कौन है? आई लव यू यार, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उस दिन के बड़े कार्टून कोई और थे, आज के बड़े कार्टून हम। उस दिन के बड़े कार्टून थे हमारे ग्रेट 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 गुरु श्रीमान बीसी चावड़ा सर। बीसी चावड़ा सर आए स्टेज पर और उन्होंने बोलना चालू किया। पहला इंप्रेशन, द फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन क्या था? बीसी चावड़ा जी एकदम 48 केजी के, 48 ईयर के थे, काले कलर का उन्होंने सूट पहन रखा, गोरा चिट्टा उनका चेहरा, मुस्कुराते हुए उन्होंने बच्चों के रूप से बात करना चालू की। मैंने कहा ये आदमी ठीक है यार, ये आदमी सबसे अनोखा है और बढ़िया लग रहा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई खड़ूसपन नहीं इसके अंदर। फिर बच्चों से धीरे धीरे बात करने लगे और उन्होंने एक बात की कि बेटा, कामयाब इसलिए नहीं होंगे कि तुम्हारे अंदर बहुत दिमाग है, कामयाब इसलिए भी नहीं होगे कि तुम बहुत अच्छी जगह पैदा हुए हो, कामयाब इसलिए भी नहीं रहोगे कि तुम किसी करोड़पति खानदान के घर में जन्म लिया है। कामयाब होने के लिए कुछ और क्वालिफिकेशन की जरूरत है। मैं एकदम क्यूरियोसिटी के साथ सुनने लगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा बताया गया था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान, बड़े बड़े आईआईटी इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर इंजीनियर चार्टेड बनोगे, वही लोग आगे जाते हैं। और ये तो बिल्कुल अलग कह रहे हैं। ये कह रहे पढ़ने लिखने से नहीं होता, कामयाब आदमी होता है एक वजह से, चाहे वो मेहनत करे ना करे फिर भी कामयाब होता है। कामयाबी का मेहनत से कोई लेना देना ही नहीं। कामयाबी का लेना देना सिर्फ निर्णय से है, और निर्णय कौन सा करना पड़ेगा? आने वाले वक्त को आज समझना पड़ेगा। हेलो, बीइंग ए विजनरी, कल क्या होने वाला है उसको अगर आज समझ गए
तो आप मेहनत करो या ना करो, अमीर बनो। एग्जाम्पल देता हूं, आज के 40 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले श्रीनगर लाल चौक से 5 किलोमीटर दूर जाओ ना तो कोई जगह खरीदने के लिए तैयार नहीं। आपके दादाजी के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, वो भी थोड़ी बहुत खेती वेती बेचते थे, तो 2-4 मरले, क्या मरले बोलते हैं ना, 2-4-10 मरले जमीन ले सकते। लेकिन आपके दादाजी को किसने कहा ना 5 किलोमीटर दूर, तो आपके दादाजी क्या बोला, ओ इतनी दूर जाकर क्या करेंगे, नहीं। और जिसने ले ली वो करोड़पति है। मेहनत किसने की? किसी ने मेहनत नहीं की, डिसीजन से करोड़पति बन गए। एक ने डिसीजन ले लिया, क्वालिटी थी डिसीजन लेने की, लेकिन कोई डिसीजन नहीं लिया, और एक ने डिसीजन ले लिया। डिसीजन लिया, उसने क्या सोचा, उसने फ्यूचरिस्टिक सोचा। क्या सोचा कि अगर श्रीनगर हर साल 5% बाहर निकल रहा है, हर साल 5% बाहर निकल रहा है, तो श्रीनगर को 5 किलोमीटर जाने के लिए मात्र 10, 15, 20 साल लगेंगे। और 20 साल अगर निकल गए तो श्रीनगर की जो आज वैल्यू है ना, उससे भी ज्यादा वैल्यू यहाँ की होगी। और उन्होंने फ्यूचरिस्टिक सोचकर डिसीजन ले लिया, और वो आज अमीर है। उन्होंने मेहनत नहीं की, अमीर है, क्योंकि निर्णय ले लिया। दुनिया में कोई भी टॉप का आदमी ना वो डिसीजन ऐसे लेता है। अब थोड़ा सोचो, गूगल के मालिक ने जब गूगल को बनाने की बात की होगी, उस समय किसी के पास कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल का आविष्कार भी नहीं हुआ था। उस समय वो क्या सोच रहा था, मैं बना दूंगा तो एक दिन दुनिया इस पर डिपेंड हो जाएगी। क्योंकि वो विजन देख रहा था कि एक दिन जब ये सारे लैपटॉप, ये सारे मोबाइल लोगों के पास होंगे तो बिना गूगल के जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। आधे घंटे में ये बता रहे हैं कि आप अपने जीवन की सारी बातें आधे घंटे में बोल दो, बता दूं आधे घंटे में। कान को बहुत फास्ट चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्सप्रेशन जो बार-बार एग्जांपल दे रहा हूं और दूंगा नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। रिकॉर्ड कर लेना, बाद में आप कैलकुलेशन कर लेना। आधे घंटे में खत्म करूंगा, मतलब खत्म करूंगा। थैंक यू। ठीक है जी। तो कौन कामयाब होता है? जो विजनरी हो। कल क्या होने वाला उसका आज पता लग था। गूगल वाले ने पता कब लगाया? जब गूगल के कोई यूजर नहीं थे, तब वो सोच रहा था। माइक्रोसॉफ्ट ने जब अपना पहला विंडो बनाया था, तब वो सोच रहा था कि एक दिन सारी जगह होगा, और उन्होंने अपने पूरे प्रयास और पूरी ताकत और पूरा पैसा उस पर लगाना चालू किया, और आज उसकी वजह से वो दुनिया की 1, 2, 3, 4, 5 में आ। निर्णय लेना पड़ेगा, और सही वक्त पर निर्णय लेंगे, वही अमीर। तो मैं एकदम चकित रह गया, मैंने कहा अरे बात एकदम सही कह रहा। फिर उसने धीरे से आगे बात की, कामयाब कभी भी आप 24 घंटे में नहीं होंगे, क्योंकि एक आदमी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और जिसके पास 24 घंटे हैं वो कभी कामयाब नहीं होगा। आप कह रहे 24 घंटे तो सभी के पास है, तो फिर कामयाब क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो भी कामयाब हुए ना, उन्होंने अपने टाइम को बढ़ाया है, लोगों को अपने टारगेट के लिए लगाया है, इसलिए वो कामयाब है। अंबानी अगर कामयाब है ना, तो 10 लाख कर्मचारी अंबानी के लिए दिन रात काम करते हैं। जब अंबानी सोता है तब भी अंबानी का नेटवर्क काम करता है। टाटा जब सोता है तो टाटा का नेटवर्क काम करता है। टोयोटा सोता है तो टोयोटा का नेटवर्क काम करता है। रिलायंस जब सोता है तो रिलायंस का नेटवर्क काम करता है। आप जब सोते हैं तो सब सो जाते हैं, आप कामयाब नहीं। ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आप सोए तब भी आपका नेटवर्क काम करता रहे। मुकेश कोठारी का नेटवर्क काम करता है। जब ये सोता है ना, तब भी आसाम में कोई चाय पी रहा होता है, कोई अल्लाह भगवान के सामने अगरबत्ती लगा रहा होता है, कोई भगवान के सामने बोल रहा होता है ओम जय जगदीश हरे। आसाम में बोलता है तो भी हमारे घर में आते हैं हरे हरे। मैं यहां पर बैठा हूं, 1.5 करोड़ लोगों का नेटवर्क है मेरा, 1.5 करोड़। लेकिन 1.5 करोड़ लोग काम नहीं करते, 16 लाख आदमी काम करते, केवल ओनली 10%। 16 लाख आदमी एवरेज 1 मिनट पर डे काम करे, 1 मिनट। तो मेरे पास एक दिन में 16 लाख मिनट काम होता है, और आपका काम केवल 24 घंटे होता है। आप मेरे से कभी आगे नहीं निकल पाएंगे।
अगर कामयाब होना चाहता है तो नेटवर्किंग में आ जाओ, नेटवर्क बनाना चालू करो, ताकि आप जब बैठे हो तब भी आपका काम हो जाए। जब हमारे घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी आ जाए तो आपको इनकम आती रहे। और मिस्टर ओपी शर्मा की डेथ हो गई तो भी उनके बच्चे को 25 लाख रुपए पर मंथ आते रहते हैं। ये हमारी टीम की कहानी। और जब ये बात समझ में आई तो मुकेश कोठारी ने निर्णय ले लिया कि मैं आरसीएम करूंगा। मरने की फुर्सत नहीं थी, 12 घंटे की तो नौकरी थी प्राइवेट। समझ में आता है ना तो आदमी कर लेता है। कोई आदमी तुम्हें कहता ना टाइम नहीं है तो मतलब समझ में नहीं आया। आपको किसी एक लड़की से प्यार होता है, जवान लोगों से बात कर रहा हूं जिनकी शादी नहीं हुई। आपको किसी लड़की से प्यार होता है और तुम नौकरी कर रहे हो तो लड़की को बोलते हो कि टाइम नहीं है मिलने का। हेलो, बोलो ना, बोलते हो क्या? ऐसा नहीं बोलते। आपको इंपोर्टेंस पता होती है तो आप टाइम निकालते हैं। टाइम नहीं है लेकिन टांग टूट जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि इंपोर्टेंस पता है कि टांग कितनी जरूरत है। जिस दिन इस बिजनेस की इंपोर्टेंस का पता चल जाएगा तुम टाइम निकाल लोगे। और मुझे इस बिजनेस की जब इंपोर्टेंस का पता चला ना तो 12 घंटे की नौकरी के बाद टाइम निकाल लिया। पार्ट टाइम 1 साल तक पार्ट टाइम नौकरी किया। बड़ी मुश्किल से काम करते थे, स्कूटर रखते थे अलमल वेस्पा 151 भी आज भी मेरे पास है। उसका हम मंदिर बना रहे हैं। भिलवाड़ा में हमारा एक मकान बन रहा है 25 करोड़ का, 25 करोड़ है ना। उसका मकान बन रहा है वहां पर। अभी 18 को उसका इनॉग्रेशन है नवंबर में। कभी भिलवाड़ा आए तो मिलना। वो स्कूटर हमारे पास भी रहेगा वहां पर। वो स्कूटर ने कभी धोखा नहीं दिया, आज दिन तक एक भी बार बंद नहीं हुआ। जब भी हम प्लान बताने जाते थे बीच में कभी साथ ऐसा हुआ नहीं। सबसे बड़ी अपलाइन के रूप में उसने फर्ज अदा किया, इसलिए उसका हम मंदिर बना। दिन देखा ना रात। आज बच्चे तो लग्जरियस जगह रहे हैं। एक बेड पर मेरी डॉटर ने, जावेद सर थे, बेड था होटल का, वहां पर एक पता नहीं कहीं से बाल उठकर आया, वहां पर पड़ा था। तो ये डिनाई, इस होटल में रुकना नहीं, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। अरे भाई हमने तो टॉयलेट के बाहर सफर चालू किए हैं, पैसे नहीं थे रिजर्वेशन के, तो टॉयलेट के बाहर अखबार बिछाकर आरसीएम का प्लान देने के लिए जाते थे ट्रेन के अंदर। कामयाबी कष्ट के कोख में से जन्म लेती है। थोड़ा सहन करना सीख जाओ। द बेटर लाइफ इज द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। जो आपकी अच्छी जिंदगी है ना वो तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर देगी। महान जिंदगी जीना चाहते हो और चाहते हो कि बच्चे तुम्हें गालियां ना दे तो फ्यूचरिस्टिक आने वाले बिजनेस को समझो, क्योंकि एआई आ रहा है। और एआई का काम क्या है? पुरानी हिस्ट्री को निकालकर डिसीजन लेना। हेलो, एआई का काम करता है जो वो पुरानी हिस्ट्री को निकाल लेता है। जैसे 3 बार लगातार आपने कुमार विश्वास की कविता सुनी तो फिर फेसबुक पे बार बार कुमार विश्वास ही आए। और अगर तुमने गलती से लेडीज सूट को सर्च कर लिया तो सारे सूट ही सूट आएंगे उसके बाद। ये एआई है। एआई का मतलब पुरानी हिस्ट्री। और डायरेक्ट सेलिंग में हिस्ट्री नहीं होती, हर आदमी से पहली बार मिलना पड़ता है और ये पता नहीं कि ये रिएक्ट क्या करेगा। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी मुकाबला दुनिया का कोई बिजनेस एआई नहीं कर सकती। और इसलिए ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। हिंदुस्तान में और नहीं पूरी दुनिया में टॉप पर जाना है। दुनिया की सारी रिसर्च एजेंसियां बोल रही है कि यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया है और आने वाले समय में इंडिया डायरेक्ट सेलिंग का बादशाह होने वाला है। यहाँ की इकोनॉमी में 20% का हिस्सा डायरेक्ट सेलिंग का होगा। तो आने वाले समय को समझ जाओ। मैं तो अभी भाषण ही दे रहा हूं, अभी कुछ लोग सुन के इधर से सुनकर इधर निकल जाएंगे और कुछ लोगों की जिंदगी बन जाएगी। क्योंकि आज के 22-23 साल पहले ऐसे ही चिल्लाकर भाषण देता था लोगों से। कुछ लोग कहते थे ऐसा कोई होता क्या, वो अभी भी नौकरी कर रहा है। और जिसने हमारी बात मान ली ना वो सुरेंद्र वस बन गए, वो ओपी शर्मा बन गए, वो विजय सिंह राठौर बन गए। जिन्होंने बात मान ली वो डायमंड बन गए और जिन्होंने नहीं मानी वो अभी भी नौकरी कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को मेरे पास लाते हैं, मुकेश जी आप इनको कुछ सिखाओ। मैंने कहा तेरा इसका बाप ही नहीं सिखा तो ये क्या सिखा। हेलो, बिजनेस करना चालू किया, आज हमारे पास सब कुछ है। 23 साल दुनिया में ऐसे कोई कार नहीं जिसे मुकेश कोठारी खरीद नहीं सकता। जीवन में जैसे सपने देखे वो सारे सपने पूरे किए, इकोनॉमिकल भी पूरे किए, सम्मान के भी पूरे किए। कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी से काजीरंगा से जैसलमेर तक ऐसी एक भी तहसील नहीं है जहां पर मेरी डाउनलाइन नहीं हो और जहां पर मैं एक फोन कर दूं मेरे लिए कोई इंतजार ना कर रहा हो। पूरे इंडिया में ये सम्मान है, ये प्यार है, ये इज्जत है, ये शोहरत है, ये पैसा है।
बाकी सब जगह कुछ ना कुछ अधूरा है। पैसा है तो इज्जत नहीं। दाऊद इब्राहिम के पास पैसा तो खूब है, इज्जत नहीं। खुद की बेटी की शादी में भी नहीं आता, तो ऐसे पैसे का करोगे? किसी के पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं, अरबपति है लेकिन बीवी के सामने साथ घूमने नहीं जा सकता। बीवी कहती चलो जी घूमने चलते हैं गोवा, तो वो क्या कहता है तुम तुम्हारी सहेलियों के साथ चले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं। तो ऐसे पैसे को करोगे क्या? पैसों का तो मजा तब हो ना जब घूमने का समय भी हो, प्यार भी हो, सम्मान भी हो, इज्जत भी हो, दौलत भी हो, शौहरत भी, सब कुछ एक साथ। ये मुकेश कोठारी ने यहां पर हासिल किया है और इसी जन्म में हासिल किया है, और इसी नेटवर्क को समझना पड़ेगा। अब मैं अंतिम बात कह रहा हूं, उसको बहुत गहरे से समझ लेना। ये पूरी सेमिनार का सार है, और जिसको ये समझ में आ गया, ये फॉर्मूला मिल गया, फिर उसे कोई दुनिया का लाल नाक कामयाब नहीं कर सकता। ये फॉर्मूला, ये बिजनेस लोग इसलिए नहीं करेंगे कि कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हिस्ट्री है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इनकम बहुत अच्छी आती है। इस बिजनेस को इसलिए नहीं किया जाएगा। आरसीएम और जय आरसीएम में अंतर है, पहले समझने की कोशिश करना। आरसीएम क्या है और जय आरसीएम क्या है आपको पता ही नहीं। आप ना जय आरसीएम को आरसीएम समझ लेते हैं और आरसीएम को जय आरसीएम, और दोनों में उल्टे पुल्टे फंस जाते हैं। मीटिंग में आना, पॉजिटिव बात करना, पिकअप सेंटर पे बैठना, अपलाइन की बात मानना, बेसिक और कॉर्डिनल में जाना, अच्छे कपड़े पहनना, आरसीएम के 100% का यूज करना, ये सब जय आरसीएम है, आरसीएम नहीं है। इससे इनकम नहीं आती। एक आदमी सुबह सुबह ना टिफिन लेके जाता है, पिकअप सेंटर पे बैठ जाता है, जो भी आदमी आता है उसको कहता है जय आरसीएम, और शाम होती है थक कर घर पर चला जाता है, लेकिन चेक आता नहीं, क्योंकि वो जय आरसीएम कर रहा, आरसीएम नहीं कर रहा। आरसीएम क्या है? अपनी आईडी पर पीवी लगाना, अपनी आईडी पर पीवी बनाना, डाउनलाइन की आईडी पर पीवी बनाना, ये आरसीएम है। बाकी सब जय आरसीएम। क्या बोला? बोलो। अपनी आईडी पर पीवी बनाना और डाउनलाइन की आईडी पर पीवी बनाना, वो क्या है? आरसीएम है। बाकी सब जय आरसीएम। और जय आरसीएम से आरसीएम करने की कोशिश मत करो। ये बिजनेस लोग इसलिए नहीं करेंगे कि तुम कितने कमिटमेंट हो, लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं करेंगे कि कमीशन बहुत आता है, लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं करेंगे कि कंपनी बहुत अच्छी है, लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं करेंगे कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। ये आपकी गलतफहमी है। प्रोडक्ट इससे अच्छे किसी और के भी हो सकते हैं, इनकम इससे अच्छी किसी और की भी हो सकती है, लोग इससे अच्छे किसी और की भी हो सकते हैं, संख्या इससे और किसी की भी हो सकती है। लोग इस बिजनेस को इसलिए करते ही नहीं, और जिस दिन ये चीज समझ में आ गई तो आपका बिजनेस दौड़ना चालू हो जाएगा। लोग इसलिए नहीं करते, लोग तब करते हैं जब लोग लोगों को करते हुए देखते हैं। लोग सबसे ज्यादा मोटिवेट होते हैं माहौल बनाने से, माहौल देखने से। लोग माहौल को देखकर, माहौल को बनाकर ही इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। हमारे रीवा के एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर। रीवा में एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एमबीबीएस डॉक्टर, 16 साल से आरसीएम करते हैं। पहले किसी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर रह चुके हैं, वहां पर सिल्वर यानी रॉयल्टी पर पहुंच चुके थे, फिर वो आरसीएम में आए, और मजे की बात है वो 16 साल से रॉयल्टी अचीवर है, एक भी साल उनकी रॉयल्टी नहीं टूटी। और वो इस बात को गर्व से बताते हैं, लेकिन उनकी इस बात पे मुझे शर्म आती है कि 16 साल से रॉयल्टी से आगे निकलता ही नहीं। तो मैंने सोचा इनकी शिक्षा दीक्षा कम होगी, तो पता चला कि वो तो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, पहले के सिल्वर ले चुके हैं। उनके ड्राइंग रूम में 1000 किताबें पड़ी हुई है, सारी किताबों को उन्होंने रट रट कर पढ़ा हुआ है, सारे कोटेशन उनको याद है, टेप की लाइन लगा रखी है, सारी बातें उनको मुख्य जबानी याद है। हमने जब ट्रेनिंग लेना चालू किया तो जब भी हम कुछ भूल जाते थे तो वो बीच में बोल पड़ते थे, हमारे से भी ज्यादा नॉलेज उनके पास है, लेकिन वो रॉयल्टी से ऊपर कभी गए नहीं। लेकिन एक रामेश्वर चाचा है हमारी डाउनलाइन में, जो मुजफ्फरपुर बिहार में रहते हैं, बचपन से अंगूठा टेक है, एक क्लास भी उन्होंने पास नहीं की, लेकिन वो इस बिजनेस के रूबी भी नहीं छुए। इनकम है 4 लाख 3 लाख रुपए पर मंथ, अंगूठा टेक। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, इसे समझना पड़ेगा आपको। आप सोच रहे कि मैं बहुत ज्यादा दिमागदार हूं तो चल जाएगा, गलत में मत रहना। और आप सोच रहे हो कि मैं कम दिमागदार हूं, मैं कैसे करूंगा, तो इस गलत में मत रहना। कम दिमागदार वाले का भी बड़ा होता है। हमारी बहनों से जब मैं पूछता हूं इंडिया के कोने कोने में जाकर, अरे आप आगे क्यों नहीं बढ़ती, आगे क्यों नहीं जाती, तो कहते हैं भाई साहब आप समझते नहीं हो, हम लेडीज हैं लेडीज, और हिंदुस्तान में लेडीज की थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ से घर से रेगुलर बाहर नहीं निकल सकते, रेगुलर को पर्दा करना पड़ता है, लेडीज को ये करना पड़ता है, लेडीज को घर का काम संभालना पड़ता है, लेडीज को बच्चे संभालने पड़ते हैं। तो ऐसी बातें उन्होंने मुझे बताई, मेरे आंखों में आंसू आने लग गए। लेडीज की जिंदगी कैसी है,
लेकिन मेरी बहनों, जो मैं प्रश्न का उत्तर पूछूं उसका जवाब देना आपको क्लियर हो जाए। अमेरिका में एक आदमी बाई बर्थ अंधा, उसने नेटवर्किंग चालू की और 1 साल में 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाने लगा। कितने? 1 साल में 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाने लगा, और बाई बर्थ अंधा। ये आश्चर्य हुआ पत्रकारों को। तो पत्रकार आए बहुत सारे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पत्रकारों ने मुंह में मोबाइल डालते हुए, मुंह में माइक डालते हुए पूछा, भाई साहब आप तो अंधे हैं, आप 1 करोड़ तक कैसे पहुंच गए? तो अंधे ने जवाब दिया, अंधा मैं हूं, मैंने अंधे को ज्वाइन नहीं करा। लेडीज आप हैं, कहां लिखा है कि लेडीज को ही ज्वाइन कराना है? कराओ ना, मुकेश कोठारी को बना देगा डायमंड। दुनिया की ताकत है। आपके भाई जेंट्स हैं, आपके हस्बैंड जेंट्स हैं, आपके पड़ोसी जेंट्स हैं, बस एक बार खुलकर बात करने की जरूरत है। और उनको पकड़कर लाओ ना मुकेश कोठारी की सेमिनार में, पकड़ के लाओ ना कोल की सेमिनार में, वो समझाएंगे। तुम्हें क्या समझाना? तुम तो कस्बे वादे डाल के लाते आओ, वो करेंगे काम, तुम्हें डायमंड बनाएंगे। तुम्हारे अंधे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के हर बिजनेस में, दुनिया की हर नौकरी में ज्यादा दिमागदार आदमी तुम्हारे से ऊपर रहेगा, ज्यादा क्वालिफिकेशन वाला आदमी तुम्हारे से ऊपर रहेगा, सिवाय आरसीएम को छोड़कर। आरसीएम में ऊपर वही रहेगा जो पहले आएगा, जो बाद में आएगा, चाहे वो कलेक्टर ही क्यों ना हो, तुम्हारे नीचे ही आएगा। ये डायरेक्ट सेलिंग के रूल है। और इसकी क्वालिटी को जिस दिन आप समझ गए, उस दिन आपको इस बिजनेस में टोटल ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। माहौल बनाना सीखना पड़ेगा। इस बिजनेस में वो लोग कामयाब होते हैं जो माहौल बताना जानते हैं और माहौल बताना जानते हैं, माहौल बनाना जानते हैं और माहौल बताना जानते हैं। मैंने रामेश्वर चाचा से पूछा कि आप कैसे माहौल बनाते हैं, बताते हैं? तो रामेश्वर चाचा ने कहा, देखो मैं तो अनपढ़ हूं, कोई गलत फहमी भी नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, तो मैं क्या पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाता हूं और माहौल बनाता हूं। मैंने कहा कैसे माहौल बनाते हैं पढ़े लिखों का? मैं क्या पढ़े लिखों के बीच में जाता हूं और बैठ जाता हूं जमीन पर, ताकि पढ़े लिखों को लगे नहीं कि हमारे से ज्यादा होशियार आदमी यानी कमजोर आदमी ऊपर कैसे आ गया। हम उनको बताते कि हम अनपढ़ हैं। हम जाके कहते हैं, बाबूजी आप तो गजब हो गया। सारे पढ़े लिखे लोग कहते हैं क्या गजब हो गया, हमने पूरी दुनिया देखी हुई, कोई गजब वजब नहीं होता, बताओ क्या गजब हो गया। उसने कहा, आप मुझे पता है कि आप मेरी बात पर बिलीव नहीं करोगे, आप मुझे मूर्ख समझोगे, आप मुझे अनपढ़ समझोगे, कसम खाओगे, हंसोगे नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा गजब हो गया। तो कहा नहीं ऐसा के बोल। मैं ऐसी जगह पर जाके आया हूं जहां पर लोग कपड़े पहनने से करोड़पति बन गए। सारे लोग हंसने लगे पढ़े लिखे कपड़े पहनने से। कपड़े तो हमने पहन रखे, हजारों साल से हमारे पूर्वज कपड़े पहन रहे, कोई करोड़पति नहीं बना। मुझे पता था, देखो आप हंसोगे, मुझे पता था ना आप हंस गए। अब मैं तो अनपढ़ हूं, ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा अगर, लेकिन मेरी बात अगर झूठी लगी तो मेरा सिर तुम्हारा जूता। एक दिन देना है मेरे लिए, पटना चलना है, सारा खर्चा मैं करूंगा, गाड़ी का इंतजाम मैं करूंगा, खाने पीने का इंतजाम मैं करूंगा, पटना को शाम को जो दावत दी जाएगी मैं दूंगा, और अगर मेरी बात गलत लगे तो तुम्हारे एक दिन की सैलरी भी मैं दूंगा। और ऐसे माहौल बनाकर वो सारे आदमी को गाड़ी में बिठाकर भरकर पटना के कृष्णा मेमोरियल में लाकर बिठा दिया। अब सारे पढ़े लिखे आदमी बैठ गए, इधर तो मुकेश कोठारी तैयार था, ले धमाधम दे धमाधम दे धमाधम। बाकी सारे पढ़े लिखों को लोगों समझ में आ गया, और सारे पढ़े लिखे आज एमराल्ड हैं, रामेश्वर चाचा रूबी है, सिंपल सी कहानी है, वो अनपढ़ है फिर भी उनकी डाउनलोड में काम होता है। माहौल बनाना सीख जाओ, क्योंकि लोग तुम्हारी इस बात को इसलिए नहीं मानेंगे कि बिजनेस बहुत अच्छा है, माहौल को देखकर इस बिजनेस में आएंगे। सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, और कितना भी अच्छा है, लोग नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं करूंगा। मेरे साथ घटना घटी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। 2012 में आरसी बिजनेस 1 साल के लिए बंद हुआ गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, लेकिन भीलवाड़ा के लोगों को लगता है कि अभी भी बंद है, ठीक है। और मैं आरसीएम करता हूं, सबको लगा पता है कि आरसीएम करता है, तो मेरे दोस्त हैं उनको सबको पता है मैं आरसीएम करता हूं। तो मेरे दोस्त 2020 में मेरे पास आया, कोरोना के वक्त, 21 की बात है सर, हाँ, तो कोरोना कब हुआ था? 20-21 में हुआ था, 19-20 में। हाँ, वो आया था मेरे पास और मुझे क्या बोला, मुकेश जी
आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा आरसीएम। हाँ, आरसीएम अभी भी चल रही है क्या? मैंने कहा बेवकूफ, दोस्तों से ऐसी बात करते ना, हमारे कितने सम्मान से हमारे दोस्त नहीं बोलते, हमारे दोस्त में गाली गलौज चलती रहती है। मैंने कहा बेवकूफ, आरसीएम चल रहा है। आरसीएम 2012 में जब एक साल बंद हुआ था ना, तब 800 करोड़ का टर्नओवर था, अभी 2400 करोड़ का है। आरसीएम इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है, और तो क्या चल रहा है। आरसीएम के 500 से ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं, आरसीएम के 150 से ज्यादा डिपो हैं, आरसीएम के 16,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर है, और तो क्या चल रहा है। उसने कहा अच्छा अच्छा, इतना बड़ा हो गया, मुझे पता नहीं है। ओके, फिर तुम सही कह रहे हो। फिर वो चला गया। फिर 3 महीने बाद वापस आया, और 3 महीने बाद वापस बोलता है, मुकेश जी आरसीएम चल गया क्या? मैंने कहा पागल आदमी, थप्पड़ मारूंगा। 3 महीने पहले तो तुझे सारी जानकारी दी थी। लेकिन वो सुन क्यों नहीं रहा था? क्योंकि वो देख नहीं रहा था। हम केवल बोल रहे थे आरसीएम चल रहा है, चल रहा है। तुम भी केवल बोल रहे हो आरसीएम चल रहा है, चल रहा है। सामने वाला बात ही नहीं मानता तुम्हारी, क्योंकि वो देख नहीं रहा है, तुम बोल रहे हो। और जब देखते नहीं हो तो बात अंदर कन्विंस नहीं होती। वो बात मानने के लिए तैयार नहीं था। ठीक उसी तरह से कि अभी जब मैं श्रीनगर में आ रहा था ना, प्लेन से ऊपर, जब एयरपोर्ट से उतरने वाले थे, लैंडिंग करने वाले थे, तो मैंने एक हाथी देखा। हाथी, ये होल है ना, इससे डबल होल को देख लो पहले एक बार, इससे डबल हाथी देखा। बिलीव हो रहा है आपको? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने देखा और तुमने नहीं। लेकिन तुम सब लोगों को उठा के ले जाऊं और वो हाथी दिखा दूं तो बिलीव होगा कि नहीं होगा? तो आप अपने भाई को दिला दोगे? तुम्हारा भाई भी क्या कहेगा, हो ही नहीं सकता। तो भाई को क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। भाई को बता दिया तो भाई का साला मान जाएगा? उसको क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। जब तक माहौल दिखाओगे नहीं तब तक कोई मानेगा। क्या हुआ 2022 में, पिछले साल एनिवर्सरी हुई आरसीएम की, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली, इंडिया का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम दिल्ली में एनिवर्सरी हुई। दिल्ली में एनिवर्सरी हुई तो सारे लोग गए। मैंने क्या किया, उसको भी उल्टा पुल्टा पढ़ा के ले गया। जो मेरा दोस्त था उसको कहा देख दिल्ली 2 दिन तो एनिवर्सरी है, फिर एक दिन पार्टी शार्टी करेंगे, आप बैठेंगे मजे से, भाई लोग मिले नहीं है, उसको कैसे पटा पुटू के ले गया और एनिवर्सरी में ले गया। एनिवर्सरी में तो भयंकर भीड़, और हम तो को लीडर हमारे लिए तो वीआईपी अरेंजमेंट, स्पॉट लग रहे हैं, आगे पूरे टेबल अलग से रखी हुई है, सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, नाश्ता पानी चल रहा है, आगे की तरफ सीटें रिजर्व। अब हमें तो जुई कोऑर्डिनेटर का भेज देगा, अंदर जाने दिया, उसको कोई जाने नहीं दे। मैं वापस बाहर आया, मैंने कहा यार भाई सॉरी, तेरा भाई तेरे को अंदर नहीं ले जा सकेगा क्योंकि इसके पास तो कोर पिन है। अब मात्र 3 घंटे की बात है, 3 घंटे तेरे को मैं वहां पीछे बिठा देता हूँ, फिर 3 घंटे बाद तेरे को वापस कलेक्ट करूंगा। तो पीछे गया तो पीछे तो पूरा पैक, कोई भी जगह नहीं। तो भाई ने उसको आगे खड़ा किया और मैंने पीछे से ताकत लगाई, जान लगा के भाई अंदर डाल दिया। वो अंदर घुस गया। अब बेचारा 3 घंटे तक वापस बाहर नहीं निकल पाया। वापस बाहर ही नहीं निकल पाया। कितने घंटे तक? 3 घंटे तक। अब वो भीलवाड़ा में आया। भीलवाड़ा में किसी को बोला, कहां गया था? अरे वो आरसीएम की मीटिंग थी उसमें गया था। तो सामने बोला आरसीएम चल रहा है क्या? उसने एक थप्पड़ मारी। 3 घंटे तक बेवकूफ बाहर नहीं निकल पाया तो क्या चल रहा है? हेलो, समझ में आ रही क्या बात? लोगों को देखना मांगता है मेरे भाई, और जितने लोग देख लेंगे ना, तुम्हारे कितने भी शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे। ये लीडर सब लोग कहते हैं मेरी तुम्हारी टीम अलग, मेरी टीम अलग, मैं अलग मेहनत करूंगा, तुम अलग मेहनत करना, तुम्हारा लीडर अलग, मेरा लीडर अलग। बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि इस बिजनेस को तुम्हारे दिमाग से नहीं करेगा कोई। इस बिजनेस को इसलिए नहीं करेगा कि तुम बहुत बड़े लीडर हो, तुम्हारी एक्सप्लेन बहुत बड़ी है। इस बिजनेस को जब तक कश्मीर में माहौल नहीं बनाओगे तब तक लोग करेंगे नहीं, और जिधर माहौल बनेंगे कोई छोड़ेगा नहीं। जिधर जाओगे उधर देखिए, एकजुट होने की बारी आ गई है, एक साथ मिलने की बारी आ गई है। डिफरेंसेस निकालिए, छोटे बड़े चैलेंज होंगे, लाइफ में सबके होते हैं, पति पत्नी में होते हैं, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर में नहीं होते हैं। चैलेंजेस होते हैं, उनको बैठकर मिलकर बात करो और बड़े फंक्शन, बड़े माहौल दिखाना चालू करो। और जिस दिन माहौल दिखाना चालू कर दिया उस दिन हर आदमी आना चालू कर देगा, क्योंकि हाथी जो देखेगा वही मानेगा, सुनने वाला कभी नहीं मानेगा। तुम कितनी भी देर तक सुनाओ वो मानेगा नहीं। बोलो जय आरसीएम। दोनों हाथ खड़ा करो, कौन जिंदा बचेगा? चेक कर, दोनों हाथ
दो रात एक बार बोले ये। मैं अपनी बात खत्म करूंगा उससे पहले सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा, पहले तो कह रहे कम है, अभी कह रहे ज्यादा है, हमने सारा निचोड़ जोड़ के फटाफट जूस निकाला, तुम कह रहे ज्यादा है। मैं तो नजदीक से बात कर रहा था, आपने कहा स्पीड से चलो कर दो। मैडम को बुलाया जाए, मैडम आ जाओ भाई, हमारी डिमांड कम हो गई, जाए बढ़िया आदमी हो यार, मेरे नाम से आए हो, मैडम को बुलाओ, मैडम से बुलाओ। मैडम आना चाहती है यहाँ पर, कुछ बोलना चाहती तो आ जाओ, तो ओपन हो उसके लिए। मैंने इनको कहा भाई देखो मेरे तो दिन लग गए, तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही जनरेशन है, तुम्हारे ही लोग हैं, तुम्हारी ही बातें हैं। सिर्फ इतना सा कहें कि माहौल बनाना जिस दिन सीख गए उस दिन आपके काम को बहुत आसानी से किया जाएगा। एनिवर्सरी एक ऐसा तरीका है जो 1 साल तक किसी भी आदमी को नेगेटिव नहीं होने देता। सेमिनार एक ऐसा तरीका है जो 1 महीने तक किसी को भी नेगेटिव नहीं होने देता। होम मीटिंग एक ऐसा चीज है जो किसी भी आदमी को 48 घंटे तक नेगेटिव नहीं होने देता। और 1-to-1 प्लान 24 घंटे की उसकी डेफिनेशन होती है, अब लाइव होती है। अब इसको इस दायरे में आपको समझिए, आप अपनी टीम में कितने ऐसे लीडर बनाना चाहते हैं जो 1 साल तक उन्हें संभालने की जरूरत न पड़े, उनको उस माहौल में बिठाना है। और ये एनिवर्सरी हो रही है 27 नवंबर का हो रही है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में। अरे सर जावेद जी, मैं जबरदस्ती एनिवर्सरी का प्रमोशन करना चालू कर दिया। एनिवर्सरी के जो टिकट्स है ना वो तो पिछले 3 महीने पहले ही खत्म हो गए, 3 महीने पहले ही। अभी आप एक टिकट लेकर आओ, 100 रुपया मेरे से एक्स्ट्रा ले जाओ, 500 रुपए का टिकट है, आप मुझे 100 टिकट दीजिए, मैं आपको अलग से 10,000 रुपये देता हूँ। ब्लैक है, अभी टिकट अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस साल की एनिवर्सरी बिल्कुल अच्छी नहीं होने वाली है, अगले साल बहुत अच्छे होने वाले हैं। अपन तो यार गुलाम है यार, समझो बात को, अपन तो क्या लेना देना, जो हो रहा है उसको अच्छा कहना, ठीक है। तो अगले साल की एनिवर्सरी बहुत अच्छी होने वाली है, ऐसा आपकी अपलाइन बोलेगी। अपलाइन के पास जाओगे तो क्या बोलेगी, टिकट तो है ही नहीं बेचारे के पास, वो कहेगा एनिवर्सरी जाना, अरे क्या जाके करेगा, इस साल कुछ नहीं होने वाला, अगले साल बहुत बेस्ट होने वाली है, तुझे ले चलूंगा ना मैं। आपकी अपलाइन ऐसे आपको झांसे में लेने की कोशिश करेगा। आमद जान, जिद्दी बच्चे अपने टारगेट को पूरा करते हैं। मैं आज पेपर आउट कर रहा हूँ, टिकट नहीं है फिर भी कैसे हासिल करने हैं, लेकिन मेरे से मत मांगना। मैं पता चला कि मैंने पेपर आउट किया, मेरे ही पीछे पड़ गया, मैं आपकी अपलाइन को कैसे हैंडल करना उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। अपलाइन के पास जाओगे, अपलाइन को करोगे, अपलाइन जी एनिवर्सरी में जाना है, टिकट दे दो। अपलाइन देंगे, अरे यार टिकट तो है नहीं, और इस बार ज्यादा अच्छी होने वाली भी नहीं, अगले साल बहुत अच्छी होगी, तेरे लिए मैं लाऊंगा। तो आप कहना सर मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे तो सपना है कि मैं एनिवर्सरी में जा रहा हूं, मुझे ये भी सपना आया कि आप मुझे मना कर रहे हैं, और मुझे ये भी सपना आया कि आप मना कर रहे हैं फिर भी मैं आपकी बात नहीं मान रहा। आप नहीं जाने दे रहे हैं तो मैं आपके घर के बाहर आके बैठ गया हूं, ऐसा मुझे सपना है, और मैंने विरोध चालू कर दिया, और अगर मैं नहीं गया तो मैं आपको भी नहीं जाने दे रहा हूं, ऐसा मुझे सपना है। और बॉस अगर मैं नहीं गया तो एनिवर्सरी भी होने वाली नहीं है, ऐसा मुझे सपने आया। और जब आप ऐसा बोलते हैं ना तो हर अपलाइन को ऐसे ही तो आदमी चाहिए। वो तो ढूंढ ही ऐसा आदमी रहा जो इतना कमिटेड हो, वो कहे कि साला किसी भी हालत में मैं जाऊंगा, ऐसे आदमी को कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे कोई आपको पास मिलेंगे नहीं, ऐसे आसानी से मिलेंगे नहीं पास। थोड़ा कैसे बच्चे की कहानी याद करो, जब छोटे थे किसी फेयर में मेले में जाते थे, आपकी तरफ मेला होता कि नहीं होता, किसी फेयर में मेले में जाते थे जब छोटे थे 15-16 साल के, तो आप क्या करते थे, किसी खिलौने पे हाथ रखने से पहले आप पिताजी की औकात पूछते थे क्या? नहीं, आपको क्या लगता था पिताजी दुनिया में टॉप के, जो चाहेंगे वो दिलाएंगे, पिताजी पर गर्व हुआ करता था छोटे बच्चे को। तो आप क्या करते थे, मेला चालू होते ही पहले खिलौने की दुकान आती, एक खिलौने पे हाथ रख लेते, ये चाहिए, तो डैडी हाँ ना करने से पहले रेट पूछते, दिलाऊंगा नहीं दिलाऊंगा, ये डिसीजन लेने से पहले खिलौने वाले से पूछते कितने का है खिलौना, का बाबू जी 100 रुपए का, 100 रुपए का। पिताजी कहते साला पूरे महीने का बजट ही बिगड़ जाएगा,
तो पिताजी ना बच्चे को थोड़ा समझाते हैं, बेटा अभी मेला शुरू हुआ है, आगे बड़ी बड़ी दुकानें आएगी, वहां पर बड़े बड़े खिलौने मिलेंगे, ये बेकार है, आगे चलते हैं। तो बच्चा क्या कहता है, नहीं मुझे ये खराब वाला ही चाहिए। अपने बच्चे के बचपन के दिन याद करो, आप क्या कहते थे, नहीं मुझे तो चाहिए यही चाहिए। तो पिताजी खूब समझाने के बाद भी बच्चा नहीं मानता, तो फिर सेनापति चेंज होते हैं। पिताजी कमान माताजी को संभालते, तुम समझाओ इसको, ये समझ नहीं रहा। तो माताजी आंखें निकला निकला के संभालते हैं, आगे बहुत बढ़िया दुकान आएगी, समझ में नहीं आ रहा क्या, आंखें निकाल निकाल के समझाते। लेकिन बच्चे को कमजोरी पता है, बच्चे को पता है कि घर पर होता तो अब तक धुलाई हो चुकी होती, लेकिन मेले में बेचारे कुछ कर नहीं पाएंगे, इनके रिश्तेदार दोस्त सब साथ साथ में घूम रहे हैं, ये मारना भी चाहेंगे तो मुझे मार नहीं पाएंगे। तो बच्चा क्या करता है, बात बात पर गाड़ी के घेर बदलते, 2 बार मना करते तो बच्चा चिल्लाना चालू करता, मैं यहां से जाऊंगा नहीं, मुझे माँ बाप सोचने के मजबूर होते तो घेर चेंज कर देता, मैं उठूंगा नहीं जब तक दिलाओगे नहीं। माँ बाप सोचते तब तक वो लौटना चालू कर देता, माँ बाप सोचते हैं बाप रे दिलाना पड़ेगा इसको, और दिलाकर रहते हैं, और जब ऐसा होता है तो वो आपको मिल जाता है। अभी आप भी अपलाइन के पास जाएंगे और बोलेंगे टिकट दे दो, तो अपलाइन देगी, अगले साल बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, तो आपको क्या बोलना, मैं जाके रहूंगा, मैं नहीं गया तो यूनिवर्सिटी नहीं होने दूंगा, ऐसा मुझे सपना आया है। डायरेक्ट मत बोलना, सीधी धमकी नहीं देते अप्लाई करने, ऐसा मुझे सपना आया है, ऐसा बोलना। और ये यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं तो अपनी टीम को 1 साल के लिए प्रेरित करें, 1 साल तक उस आदमी को कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी आंखों से सारे विजुअलाइजेशन कर चुका है, हाथी को अपनी आंखों से देख लेता है। और जब कोई हाथी को आंखों से देख लेता ना, कितना भी उसे लोग समझाने की कोशिश करें, वो मानता नहीं है, वो मानेगा नहीं, क्योंकि उसकी आंखों से अपने आप को देख लिया है। जय आरसीएम, जय आरसीएम बहुत धीरे बोलते हैं, कुछ आप जो बोलते हैं वो तेज बोलते हो यार, हमारे को फर्क नहीं पड़ता, हम तो कट्टर नहीं है, जो कहोगे वहीं पे बैठने के लिए तैयार है। जय आरसीएम, जय के लगा, आप भी कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, करेंगे मेरे साथ, है ना, मेरे साथ बात करेंगे, लगातार कम्युनिकेट रहेंगे, तुरंत अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। सीनियर लोग सब तैयार कर लें, मैं अपनी बात खत्म करके ये भाई साहब आप इस पढ़ाई समथिंग से निपटा रहे हो, इनको बढ़िया 100-200 रुपए का खिलौना दिलाइए, गुब्बारा दिला दिया वो भी फ्री का। बच्चों को याद आ गया, पिताजी को लेकर आगे वो गुब्बारा दिखाकर। चलो मैं लास्ट बात कर रहा हूँ, देखिए आरसीएम बिजनेस क्यों खास है, क्यों पृथ्वी पर खास है, क्योंकि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी भी तरह से कंपैरिजन नहीं है। आरसीएम के पास नया प्रोडक्ट है जो दुनिया की किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास हो ही नहीं सकते। द फर्स्ट इज वेज ओमेगा, कभी आपने सुना नहीं होगा, ओमेगा मछली के तेल में से निकलता है, और मजे की बात है ओमेगा नॉन वेज ही होता है, लेकिन इंडिया में पहली ऐसी कंपनी है जिसने वेज ओमेगा बना दिया न्यूट्रीचार्ज के ग्रुप में। और मजे की बात है कि ये वेज ओमेगा अपने आप के रिकॉर्ड है, कैसे बना गया, मछली जहां से ओमेगा लेती है, जिन पौधों को खा के ओमेगा लेती है, उन पौधों को आइडेंटिफाई करके उससे वेज ओमेगा बना दिया, और ये एक अलग तरह की रिसर्च प्रणाली है, और ये हमें गौरवान्वित करती है। गुड डॉट जैसे प्रोडक्ट, गुड डॉट ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आज के 20 साल पहले फंडिंग करना चालू किया बिल गेट्स ने। बिल गेट्स ने फ्यूचर प्रोडक्ट का नाम दिया इसे, फ्यूचर प्रोडक्ट, फ्यूचर फूड। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में सारी बीमारियां नॉनवेज से होने वाली, ये WHO बोल रहा है, मुकेश कोठारी नहीं बोल रहा। आने वाले समय में बड़ी बड़ी बीमारियां नॉनवेज की वजह से होगी, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, प्लेग, कोरोना, सब जानवरों से आई, और आगे भी सब जानवरों से आई, लेकिन फिर भी खाया क्यों जाता है? द फर्स्ट इज प्रोटीन का सबसे बड़ा भंडार है, टेस्ट का भंडार है, और ये 2 चीजें जबान पर लग जाती तो आदमी छोड़ता है। तो बिल गेट्स ने एक ऐसी कंपनी पर, एक ऐसे नवाचार पर इन्वेस्टमेंट करना चालू किया जिसने एक प्लांट बेस्ड मीट तैयार कर, जो पौधों से, दालों से, सोयाबीन से, नारियल के तेल से, ऐसी चीज से ऐसी मीट तैयार कर दी जो देखने में मीट लगे,
जो स्वाद में मीठ लगे, जो खुशबू में मीठ लगे, और किसी आदमी को नहीं बताया जाए तो वो खा के चला जाएगा और मीठ समझ के खा लेगा। और मजे की बात है, प्रोटीन मीट से ज्यादा है, न्यूट्रिशन वैल्यू मीट से ज्यादा है, और मीट से सस्ता भी है। और बियॉन्ड मीट के नाम से अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो अमेरिका की कंपनी है बियॉन्ड मीट, उस पे काम चालू हुआ और लगातार हर साल 200% की रफ्तार से टर्नओवर बढ़ रहा है, 200% हर साल। और इंडिया में आज के 8-9 साल पहले आरसीएम कंपनी ने उस चीज को पकड़ा और उनके साथ कोलैबोरेशन करके आरसीएम गुड डॉट के नाम से वैसे ही मीट तैयार की। और मजे की बात है, उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो टेस्ट भी पूरा का पूरा मिल गया, प्रोटीन भी पूरा का पूरा मिल गया। शादी ब्याह होते हैं, आप उसे खिलाओगे तो लोग अनोखा समझकर, ज्यादा टेस्टी समझकर उसे खाएंगे और मजेदार होगा। और थर्ड एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका नाम है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल एक चमत्कार है और उस चमत्कार को भारत सरकार ने साबित कर दिया। भारत सरकार ने 25 मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट की लिस्ट जारी की इस साल, 25 मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट इन इंडिया, उसमें एक नाम आरसीएम के गामा ओरिजिनल का है। गामा ओरिजिनल ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट है, क्यों माना गया है? आज के 75 साल पहले जापानीज लोग इसे इस्तेमाल करना चालू किए। बेसिकली चावल आप खाते हैं, चावल के ऊपर एक छिलका होता है, छिलके के नीचे एक भूरे कलर की परत होती है, उस परत को ब्रान बोलते हैं। ब्रान में से तेल निकाला जाता है, उसे दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ खाने का तेल माना जाता है। कितने लोग राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑलमोस्ट, है ना? तो सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उस तेल निकालने के प्रोसेस में गामा ओरिजिनल, हालांकि ऑयल में भी गामा ओरिजिनल होता है, लेकिन उससे ज्यादा मात्रा में कॉन्सेंट्रेट गामा ओरिजिनल के अलग से निकाला जाता है। ये गामा ओरिजिनल क्यों पूरी दुनिया में विख्यात है, ये मुकेश कोठारी नहीं बोल रहा, घर पे जाके गूगल पर सर्च करना, दुनिया में सारे देशों के रिसर्च देखना, आपको पता चल जाएगा। दुनिया का सारा न्यूट्रास्यूटिकल या कोई भी न्यूट्रिशन शरीर के पर्टिकुलर अंगों के लिए बना होता है। जैसे विटामिन सी लेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, विटामिन ई लेंगे तो आंखों के लिए ठीक होगा, विटामिन ए लेंगे तो आंखों के लिए ठीक होगा, प्रोटीन लेंगे तो मसल्स बनाएगा। शरीर का पर्टिकुलर एक न्यूट्रास्यूटिकल एक सब्जेक्ट पे काम करता है, 2-3 सब्जेक्ट पे काम करता है, लेकिन गामा ओरिजिनल एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जिसे रामबाण कहा जाता है। वो न्यूट्रास्यूटिकल शरीर में जाता है तो शरीर में आपकी कमियों को खुद ढूंढता है। बाकी सब जगह डॉक्टर कमियां ढूंढकर आपको न्यूट्रास्यूटिकल देता है, ये शरीर में जाकर खुद पता लगाता है, ये अंदर जाकर निरीक्षण करता है कि क्या कमी होने वाली है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये होने वाली बीमारी को पहले ही समझकर उस पर इलाज चालू कर देता है। दुनिया की मेडिकल साइंस में जब तक बीमारी आइडेंटिफाई नहीं होती है तब तक इलाज संभव नहीं है। इसलिए 90% लोग कैंसर जैसे रोग से नहीं बचते, क्योंकि कैंसर पहले स्टेज और सेकंड स्टेज पर आता है तब तो पता चलता है कि कैंसर हो गया है, क्योंकि कैंसर 5 महीने से पनप रहा होता है, लेकिन कौन सा पनप रहा होता है उसकी जानकारी करने का कोई साइंस पूरी पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। ये गामा ओरिजिनल ऐसी साइंस है कि ये शरीर के अंदर जाकर उत्पन्न होने वाले रोगों को ढूंढ कर खत्म कर देती है। ये जीवन के हर भाग पर काम करता है, शरीर के हर भाग पर काम करता है, इसलिए इसे रामबाण कहा जाता है। थायराइड की प्रॉब्लम है तो एलोपैथिक में थायराइड का कोई इलाज पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, लेकिन थायराइड को जड़ से नष्ट कर देता है गामा ओरिजिनल, और ऐसे टेस्टिमोनियल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे हजारों। थायराइड की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है, आंखों से कम दिखता है, लीवर खराब है, हार्ट खराब है, त्वचा खराब है, नींद नहीं आती, इन सारे सब्जेक्ट पर एक साथ काम करता है। लेकिन हमें डॉक्टर नहीं बनना है। किसी को कैंसर हो गया, बेचारा अगले दिन मरने वाला है, और तुमने एक दिन पहले गामा ओरिजिनल खिला दिया, तो पूरे गांव वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, किसी कैप्सूल से मारा, तुम्हारी 12 बजा दी जाएगी। तो कैंसर अगर अपने घर वालों को हो तो दीजिए, बीमार अपने घर वाला है तो दीजिए, ताकि कोई बोलने वाला न मिले। और दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि कोई बीमार ना हो, कोई डॉक्टर के पास ना जाए, तो उसे आपको आज के बाद गामा ओरिजिनल देना है। ये गामा मचा देगा हंगामा। हिंदुस्तान के सबसे मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट में अभी किसी कंपनी के पास नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है आरसीएम के पास। और अगर आपने इसका सही प्रचार कर दिया तो लोग आपके प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे, है ना? जैसे मैं आपको बता दूं, 2 तरह के घी होते हैं, एक देसी होता है, एक क्या होता है, डालडा। दूसरा डालडा नहीं होता, दूसरा वनस्पति घी होता है। एक देसी घी होता है, एक वनस्पति घी होता है। डालडा हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के ब्रांड का नाम है, जिसने वनस्पति घी बनाया डालडा, लेकिन उसने
लोगों के पनपने से पहले इतना फैला दिया कि वनस्पति घी का नाम लोगों ने डालडा कर दिया। हेलो, तो इस गामा ओरिजिनल को इतना फैला दो कि आरसीएम का नाम सबसे पहले ले, आरसीएम गामा ओरिजिनल, और ये दुनिया के कंपटीशन में आने से पहले खत्म कीजिए। अगर पूरे बॉडी की किसी भी कंट्री की बात करेंगे तो आरसीएम में 450 रुपए का लगभग आता होगा, लेकिन बाहर जाओगे तो ये 4000 का, 3000 का, 7000 का, 6000 का मिलेगा, और कहीं पर भी आरसीएम जैसा सस्ता नहीं मिलेगा। लोगों की वास्तव में हेल्प करना चाहते हो तो गामा ओरिजिनल को आप रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी बात बहुत ढंग से शांति के साथ आपने सुनी है। कश्मीर के लोगों से हम बहुत प्यार करते हैं। कश्मीर आंखों का तारा पूरी दुनिया के लिए होगा, हमारे लिए दिल का टुकड़ा है, और आप लोग हमारे बिल्कुल दिल के नजदीक हो। मैं हर साल 1-2 साल में यहाँ पर मुझे बुलाया जाता है और मैं आता हूँ, और हमेशा ऐसा रहता है कि यार कश्मीर जाना। दुनिया में सब जगह मेरे से कोई सेमिनार माले तो मैं अगले 3 साल तक ही देता ही नहीं। किसी को भी बोल देना, किसी भी कोऑर्डिनेटर से पूछ लेना, 3 साल तक मैं किसी को सेमिनार देता ही नहीं। अगर 3 साल हो गए तो उस जगह पर मैं वापस जाता नहीं, लेकिन कश्मीर का नाम आते तुरंत काम करना। और उसमें भी जावेद सर और हमारे यहाँ पर जितने भी सीनियर टेक्निकल अचीवर है, इनका बहुत प्यार और प्रेम हमारे ऊपर रहता है। और जावेद सर के लिए मैं एक स्पेशल ताली चाहता हूँ कि ये बड़ी फंक्शन अगर हो रहा है तो जावेद सर की वजह से हो रहा है। आप लोग मिलकर कीजिए, कोई डिफरेंसेज है तो बैठकर बात कीजिए। मेरे साथ आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन माहौल बनाना है जमकर, क्योंकि चलेगा तो सबका चलेगा, नहीं चलेगा तो किसी का नहीं चलेगा। इस चीज को जिस दिन आप समझ जाओ कि उस दिन धमाका होने वाला है। मैं जावेद सर को बुलाने जा रहा हूँ स्टेज पर, ये वोट ऑफ थैंक्स के लिए आएंगे। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर जावेद सर, प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।